और किताब का नाम है भारत भौतिक पर्यावरण। इसका पहला चैप्टर है भारत की स्थिति। यहाँ से इसकी शुरुआत करेंगे, ठीक है। स्टार्ट कर। पिछली कक्षाओं में आप भारत का मानचित्र देख चुके होंगे। अब आप भारत के मानचित्र को जरा गौर से देखिएगा। इसका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार ज्ञात करना है, ठीक है। ये ध्यान रखना कि आप इसके दक्षिणतम और उत्तरतम अक्षांशों को तथा सबसे पूर्वी सबसे पश्चिमी देशांतरों को चिन्हित कर सकते हैं। हमने पहले भी पढ़ रखा है भारत की कुल भूमि का अक्षांशीय विस्तार कितना है भाई? कुल भूमि का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 66.5 डिग्री होगा सर। कोई बताए 66.5 कितना है कुल अक्षांशीय विस्तार भारत का? 6.4 से 37.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश कुल भूमि का है अक्षांशीय विस्तार। और कुल भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट। ये भी हम पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है। देशांतरीय विस्तार एक जैसा ही है, चाहे वो कुल भूमि का बोला जाए चाहे मुख्य भूमि का बोला जाए। तो देशांतरीय विस्तार कितना है? 68.97 पूर्वी देशांत। ये आपको याद रखना है नहीं। लेकिन मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार कितना है? मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6। वेरी गुड। 8.4 से 37.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश। हमने बताया है अगर आप ग्लोब पर देखते हैं, ये 0 डिग्री अगर मान लिया जाए और ये 0 डिग्री मान लिया जाए तो भारत इधर नजर आता है। ग्लोब पर भारत की अवस्थिति क्या है? तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में नजर आती है। अक्षांशीय रूप से उत्तरी क्षेत्र में, देशांतरीय रूप से पूर्वी क्षेत्र में नजर आती है ना। ये चीजें बात हो चुकी हमारी पहले भी। हमने ये भी बताया आपको कुल भूमि का यहाँ पे कुल भूमि का तटीय विस्तार कितना है? 7516.6 किलोमीटर। फिर बताया हमने मुख्य भूमि का तटीय विस्तार कितना है? तो 6100 किलोमीटर। ये भी हमने बताया है। हमने ये भी पहले हम सब पढ़ रखे हैं भारत के पूर्वी बिंदु से पश्चिमी बिंदु के बीच में करीब 2 घंटे का अंतर है। अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटा पहले सूर्य निकलता है और 2 घंटा पहले सूर्य अस्त भी होता है गुजरात की अपेक्षा या पश्चिम बिंदु की अपेक्षा। ये भी हम बात कर चुके हैं पहले ही, ठीक है। हम एक चीज और बात की है हम सब कि जो समुद्री मील है वो हमेशा स्थलीय मील से लंबा होता है, बड़ा होता है। ये भी हम सब बात की है। समुद्री मील हमेशा स्थलीय मील से बड़ा होता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। भारत की मुख्य भूमि उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में गुजरात तक फैली हुई है। उत्तर में कश्मीर मुख्य भूमि की बात हो रही है। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है? कन्याकुमारी है। भारत का सीमांतर्गत क्षेत्र आगे समुद्र की ओर सीमांतर्गत क्षेत्र ये कितना है? 12 समुद्री मील के बराबर है या फिर 21.9 किलोमीटर, लगभग 21.9 किलोमीटर फैला हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मानक मील कितनी होती है? 63,360 इंच के बराबर। समुद्री मील जो होती है वो है 72,960 इंच के बराबर। तो समुद्री मील बड़ी नजर आ रही है मानक मील की अपेक्षा। एक मानक मील बराबर होता है 1.6 किलोमीटर, मतलब 1584 मीटर। जबकि समुद्री मील बात करेंगे तो ये लगभग 1800 मीटर नजर आती है। 1824 मीटर, 1.8 किलोमीटर नजर आती है। हमारे देश की दक्षिणी सीमा बंगाल की खाड़ी में 6.45 डिग्री उत्तरी अक्षांश के साथ निर्धारित है। हमारी जो देश की दक्षिणी सीमा है, देश की दक्षिणी सीमा है, मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा की बात नहीं हो रही, बल्कि देश के दक्षिणी सीमा की बात हो रही है।
हम इतने बड़े अक्षांशीय देशांतरी विस्तार के परिणामों का विश्लेषण करें, यदि आप भारत के अक्षांशीय देशांतरी विस्तार की गणना करें तो ये लगभग कितना है भाई, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, 30 डिग्री का है अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। हमने ये भी पढ़ा था अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार एक समान होने के बावजूद, लगभग एक समान होने के बावजूद भी इसकी लंबाई में अंतर है, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम की लंबाई में अंतर है। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है देशांतर रेखाएं, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते समय कम होती चली जाती है। ये बात पढ़ी ना हमने, ठीक है? तो ये बात हमें याद रखनी है। उत्तर से दक्षिण की इसकी वास्तविक दूरी है 3214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण में कितना है? 3214 किलोमीटर, जबकि पूर्व से पश्चिम में देखा जाए तो ये 2933 किलोमीटर है। मतलब कहने का है पूर्व से पश्चिम की लंबाई की अपेक्षा उत्तर से दक्षिण की लंबाई अधिक है। बात यही हुई है यहाँ पे। इस अंतर का कारण क्या है, इसे जानने के लिए पुस्तकीय भूगोल में प्रयोजनात्मक कार्य भाग 1 के अक्षांश देशांतर समय के अध्याय संख्या 3 को देखना पड़ेगा, लेकिन हमने आपको पहले भी बता रखा तो उसको देखने की जरूरत नहीं है। यह अंतर इस तथ्य पर आधारित है कि ध्रुवों की ओर जाते समय दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती जाती है, यह अंतर इसका कारण है। जबकि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह एक जैसी ही रहती है, और दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। एक चीज और याद रखना, ये तो याद रखना है, एक फैक्ट ये भी याद रखना है, हमेशा देशांतर रेखा की लंबाई हमेशा बराबर रहती है, एक समान रहती है। एक जो देशांतर रेखा की लंबाई है वो हमेशा हर जगह पे एक समान रहती है, लेकिन अक्षांश रेखा की जो लंबाई है वो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते समय घटती जाती है, छोटी होती चली जाती है ना? बिल्कुल। हाँ, अक्षांश रेखाओं के मानों से ज्ञात होता है कि भारत का दक्षिणी हिस्सा उष्णकटिबंध में है और उत्तरी हिस्सा उपोष्ण कटिबंध या कोष्ण शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। दक्षिणी हिस्सा उष्ण कटिबंध, उत्तरी हिस्सा हमारा उपोष्ण या कोष्ण शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। यही स्थिति देश में भूआकृति, जलवायु, मिट्टी के प्रकार, प्राकृतिक वनस्पति में पाई जाने वाली भारी भिन्नता के लिए उत्तरदायी है। मतलब हमारे देश में या भारत में बात करें, भूआकृति, जलवायु, मिट्टी के प्रकार, प्राकृतिक वनस्पति में पाई जाने वाली भिन्नता के लिए उत्तरदायी कारक, प्रमुख कारक क्या हैं? तो वो कारक क्या है भाई? ये, ठीक है। आइए अब हम देशांतरीय विस्तार और भारत के लोगों पर उसके प्रभाव का अध्ययन करते हैं। देशांतरीय विस्तार और भारत के लोगों पर उसका प्रभाव। देशांतर रेखाओं के मानों से स्पष्ट होता है कि इनमें लगभग 30 डिग्री का अंतर है। हमारे देश के सबसे पूर्वी, सबसे पश्चिमी भागों के समय में लगभग 2 घंटों का अंतर पैदा करता है। आप भारतीय मानक से पहले से ही परिचित हैं। मानक यामियोत्तर का क्या उपयोग होता है? जब उत्तर पूर्वी राज्यों में जैसलमेर की तुलना में सूर्य 2 घंटा पहले उदय होता है, तो पूर्व में डिब्रूगढ़, इम्फाल और देश के अन्य भागों में स्थित जैसलमेर, भोपाल या चेन्नई में घड़ियां एक जैसा समय दिखाती हैं। ये क्या मतलब है? समय सबका एक है। ऐसा नहीं है कि वहां की घड़ी में 7 बज रहा होगा तो हमारी घड़ी में 5 बजेगा, ये वाला मामला नहीं है। सूर्य के उदय और अस्त होने की बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। सूर्य के उदय और अस्त होने में अंतर है, जबकि समय में कोई अंतर नहीं है। ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और हमने आप लोगों से एक बात और करी थी, ये जो मानक रेखाएं हैं, मानक यामियोत्तर जो रेखा है, किसी देश के बीचों बीच से गुजरने वाली जो ग्रीन ये मानक समय रेखा है, इसको निर्धारित करने का तरीका क्या है? इसको निर्धारित करने के कुछ तरीके हैं। जैसे एक तो तरीका ये है कि वो देश के या उस देश के बीचों बीच से गुजरती होनी चाहिए। दूसरी बात हमने बताई, वो संख्या पूरी तरह से 7.5 से विभाजित हो जाए। बात समझे? आप भारतीय मानक समय से पहले से ही परिचित माने तो क्या उपयोग है? जब उत्तर पूर्वी इसमें यहाँ सब ऐसा होता, मतलब समय में अंतर नहीं रहता है, घड़ी के समय में अंतर नहीं रहता भाई, बल्कि सूर्य के उदय और अस्त होने में अंतर दिखता है। भारत के कुछ ऐसे स्थानों के भी नाम लिखिए जिनमें से मानक यामियोत्तर गुजर रही। कुछ ऐसे स्थान के नाम आप बता सकते हैं जहां से मानक यामियोत्तर गुजर रही। कौन कौन है उसमें? जैसे विशाखापट्टनम। ठीक है। विश्व के देशों में आपसी समझ के तहत मानक यामियोत्तर को 7.5, यहाँ पे देखिए बताया भी गया है, देशों में आपसी समझ के तहत मानक यामियोत्तर को 7.30 देशांतर के गुणांक पर चुना जाता है। ये आपको पता रहना चाहिए। यही कारण है कि 82.5 डिग्री पूर्वी यामियोत्तर को भारत की मानक यामियोत्तर चुना गया। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है? 5.5 घंटा आगे है। हम आपको पहले भी बताए हैं, देशांतर रेखा
जो देशांतर रेखा है उत्तर से दक्षिण में खींची गई एक काल्पनिक रेखा जो है, इसके अगर पूर्व साइड में बढ़ते हैं तो 4 मिनट का हमें फायदा भी मिलता है, और अगर पश्चिम में चलते हैं 4 मिनट माइनस होता है। ये आपको पता होना चाहिए। 1 डिग्री के बराबर है 4 मिनट। बात समझ आई? तो 0 से 82.5 डिग्री तक आप अगर देखेंगे तो 5.5 घंटे का आपको समय मिल जाएगा। ठीक है, याद रखना। कुछ ऐसे देश ऐसे भी हैं जिनमें अधिक पूर्व पश्चिम विस्तार का एक से अधिक मानक देशांतर रेखाएं। यूएसए में 6 समय कटिबंध हैं। यूएसए में 6 समय कटिबंध हैं। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, इतना एरिया है। ठीक है, और विश्व के कुल भूमि का कितना प्रतिशत है? ये 2.4%। क्या आपको 9वीं कक्षा की पुस्तक में पढ़े भारत से बड़े देशों के नाम याद हैं? अगर आपको याद है तो आप बता सकते हैं। जिसको याद है वो बता दे। भारत से बड़े 6 देश कौन कौन से हैं? यूएसएसआर, रसिया, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत। यही है कि ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, भारत है। तो ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील है, फिर है भारत। आकार की बात करें तो भारत का आकार हमने पहले भी आपको बताया, चतुष्कोणीय नजर आता है ना? चतुष्कोणीय नजर आता है भारत का आकार। भारत के आकार ने इसे विशिष्ट भौतिक विविधता प्रदान की। भारत में उत्तर में देखेंगे तो ऊंचे पर्वत हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी जैसी बड़ी नदियां। उत्तर पूर्वी और दक्षिण भारत में बनाच्छादित पहाड़ियां नजर आएंगी। ये आपको याद भी रखना पड़ेगा। जबकि मरुस्थली में रेत के विस्तृत फैलाव, उत्तर में हिमालय है, उत्तर पश्चिम में हिंदकुश, उत्तर में हिमालय, उत्तर पश्चिम में हिंदकुश, सुलेमान की श्रेणियां, उत्तर पूर्व में पूर्वांचल पहाड़ी और दक्षिण में आपको विशाल हिंद महासागर से सीमांकित एक बृहद भौगोलिक इकाई है जिसको हम बोलते हैं भारतीय उपमहाद्वीप। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में क्या है, उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, पूर्व में क्या है, ये आपको पता रहना चाहिए। पूर्वोत्तर में क्या है ये भी पता होना चाहिए। भारतीय उपमहाद्वीप है, ठीक है ना? इसमें क्या क्या शामिल है भारतीय उपमहाद्वीप में? पाकिस्तान है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, भारत है। भारत का एरिया सबसे ज्यादा है इसमें। अफगानिस्तान नहीं शामिल है, आपको ये बात याद रखनी। भूतकाल में हिमालय अपनी अन्य श्रेणियों के साथ एक मजबूत भौतिक अवरोधक की भूमिका निभाता रहा है। खैबर, बोलन, सिप्पीला, नाथुला, बोमडीला जैसे कुछ पहाड़ी दर्रों को छोड़कर इसे पार करना मुश्किल था। हिमालय को पार करना आसान नहीं है, लेकिन इन कुछ दर्रों के माध्यम से इसे पार किया जा सकता है। हिमालय पर्वत ने भारतीय उपमहाद्वीप को एक अद्वितीय क्षेत्रीय पहचान स्थापित करने में सहायता की है। किसने? हिमालय ने। हिमालय ही ना ऐसा है जो भारत को दक्षिण एशिया में एक विशेष स्थिति प्रदान करता है। हमने क्लास 9th वाले में ही पढ़ा था कि जो हिंद महासागर है, बंगाल खाड़ी, अरब सागर है, ये एशिया, यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप, इन सब देशों में एक केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। ये भी हमने पढ़ा क्लास 9th वाले में। चल, भारत के भौतिक मानचित्र का हवाला देते हुए अब आप उन भौतिक विविधताओं का वर्णन कर सकते हैं जो कश्मीर से कन्याकुमारी, राजस्थान, जैसलमेर से मणिपुर में इम्फाल तक यात्रा करते समय आपके मार्ग में आएंगे। भारत का प्रायद्वीप भाग हिंद महासागर की ओर उभरा हुआ है। भारत का जो प्रायद्वीप भाग है वो हिंद महासागर की ओर उभरा हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले जो हमने पढ़ा था, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि 23 डिग्री, लगभग 23 डिग्री पर भारतीय प्रायद्वीप वाला हिस्सा जो है वो चौड़ा है। वहीं से मतलब नर्मदा नदी से लेकर शुरू होता है, नर्मदा नदी से, वहां से फिर हमको दक्षिण भारत का जो एरिया है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, वो हमको नजर आता है कैसे? हिंद महासागर में घुसता हुआ नजर आता है, यह संकीर्ण होता चला जाता है, सकरा होता चला जाता है। ये हमने क्लास 9th में पढ़ा, लेकिन 11th में आके हमने क्या पढ़ा कि भारत का प्रायद्वीप भाग हिंद महासागर की ओर उभरा हुआ है। भारत की संपूर्ण तटरेखा द्वीप समूहों समेत 7517 7516.6 किलोमीटर है। तो इन्होंने ओवरऑल कर दिया है, इसको 7517 कर दिया है, लगभग 7517 है, ये याद रखना, किलोमीटर पर विस्तृत। अतः एक देश के रूप में भारत भौतिक दृष्टि से विविधतापूर्ण भूभाग है, जिससे यहाँ विभिन्न प्रकार के संसाधन भी पाए जाते हैं। क्या आपको याद है स्कूल भुवन एक वेब पोर्टल है? इसके बारे में आपको याद रखना चाहिए, पेपर में पूछा भी जा सकता है। स्कूल भुवन एक वेब पोर्टल है जो देश के प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण, सतत विकास में उनकी भूमिका के बारे में छात्रों के बीच जागरूकता लाने के लिए मानचित्र आधारित शिक्षा प्रदान करता है। क्या नाम है? स्कूल भुवन नाम है इसका। एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के आधार पर भुवन NRSC इसरो की एक पहल है, ये आपको याद रखना है।
भारत और उसके पड़ोसी देश देखेंगे। भारत की स्थिति मानचित्र की जांच करेंगे, आप देखेंगे भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग में स्थित है। बंगाल की खाड़ी अरब सागर के रूप में विस्तृत इसकी दो भुजाएं हिंद महासागर के साथ सीमा बनाती हैं। दोनों भुजाएं हैं, दोनों हाथ की तरह ऐसे फैले हुए हैं, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। ठीक है, मानचित्र देखते हुए भारत पड़ोसी देशों की एक सूची बनानी है। सूची हमने पहले बनवा रखी है। किसके कौन से देश की सीमा भारत से सबसे लंबी साझी होती है ना? कितने राज्य यस अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर स्थित हैं और कितने देश हैं जो भारत के साथ स्थलीय सीमा को साझा करते हैं। ठीक है, पहले जो जम्मू कश्मीर की सीमा लगती थी अफगानिस्तान से, अब वही सीमा लद्दाख के साथ साझा हो रही है। चीन की सीमा कश्मीर के साथ नहीं है, लद्दाख के साथ लगती है। ये भी याद रखने की जरूरत है। राज्यों का नाम अगर देखना चाहे तो ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, इन 18 राज्यों के बारे में पता रहना चाहिए। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। ये 18 राज्य हैं जो सीमा सर इसे सीरियल वाइज याद करना पड़ता है क्या? साझा करते हैं। देश हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका भी बने सर। चलो, वरना कंफ्यूज हो जाएंगे। श्रीलंका और मालदीव हिंद महासागर में स्थित दो द्वीपीय देश हैं जो भारत के पड़ोसी देश हैं। श्रीलंका भारत से म्यांमार की खाड़ी और पाक जल संधि द्वारा अलग हुआ है। मन्नार सर। ठीक है, मन्नार की खाड़ी, पाक जल संधि। क्या आप सोचते हैं खाड़ी और जल संधि में अंतर क्या है? ये पता है आप में से किसी को? जल संधि दो बड़े स्थल खंड को विभाजित करने वाला जो जल क्षेत्र है, या दो बड़े जल स्रोतों को मिलाने वाली जल की कड़ी होती है, उसी को जल संधि बोलते हैं। स्थल संधि किसको बोलते हैं? दो बड़े जल क्षेत्रों को अलग करने वाला जो स्थलीय क्षेत्र, उसी को स्थल संधि बोलते हैं। यही है ना स्थल संधि, वही है जल संधि। तो खाड़ी क्या होती है? खाड़ी दो होती है, संधि को खाड़ी दो होती, एक बे होती है और दूसरी होती है गल्फ। और ये चीज हमने पहले करवा रखा है, भौतिक दूरियों द्वारा पैदा की गई यात्रा। ये हमने आपको पहले भी करवा रखा, किसकी सीमा किस राज्य से लगती है, किसकी सीमा कितनी लंबी है, ये सब हम पहले बता चुके हैं। ठीक है ना? तो खाड़ी और जल संधि, खाड़ी में बे होता है, गल्फ होता है। जो बे होता है थोड़ा खुला क्षेत्र होता है, खुला टाइप का नजर आता है, और जो गल्फ होता है वो स्थलीय क्षेत्र में घुसते हुए नजर आता है, घुसा हुआ नजर आता है। ठीक है, चलो प्रश्न भी है यहाँ पे दिए गए हैं प्रश्न, आप लोग ये प्रश्न देख सकते हैं। किसके साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो बांग्लादेश के साथ है ना भारत की। यस सर। जी सर। ठीक है, बांग्लादेश। क्षेत्रफल में भारत से बड़ा क्या है? क्षेत्रफल में भारत से बड़ा चीन कौन सा? वेरी गुड। भारत का मानक समय क्या है? 82.5 डिग्री। एक चीज और याद रखना, अगर आप एक सीधी रेखा में राजस्थान से नागालैंड की यात्रा करते हैं तो निम्नलिखित नदियों में से किसी एक को आप पार नहीं करेंगे। राजस्थान से निकलो, नागालैंड जाओ, तो बताओ किसको नहीं पार करोगे? देखो, यमुना आपको मिलेगी ही मिलेगी, ब्रह्मपुत्रा तो मिलेगी, मिलवे करेगी, गंगा मिलेगी ही मिलेगी, कौन सी नहीं मिलेगी? सिंधु नहीं मिलेगी। आज दूसरा चैप्टर है, ठीक है, क्लास 11 का ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं हम सब, और ये दूसरा चैप्टर है भारत भौतिक पर्यावरण, है ना, उसका दूसरा चैप्टर है। कल हमने भारत की स्थिति के बारे में देखा था, आज हम भूआकृति विज्ञान इसकी पढ़ेंगे। इसमें हम संरचना देखेंगे, उच्चावच, भूआकृति विभाजन देखेंगे, अपवाह तंत्र, जल विभाजक संकल्पना, हिमालय प्रायद्वीप, ये सारी चीजें फिर इसमें देखेंगे। संरचना और भूआकृति विज्ञान, क्या आपने कभी सोचा है कि मिट्टी की उर्वरता, गठन, स्वरूप अलग क्यों है? आपने ये भी सोचा होगा कि अलग अलग स्थानों पर चट्टानों के प्रकार भी भिन्न हैं। ये ध्यान रखना है, चट्टानें और मिट्टी आपस में संबंधित हैं। और क्यों संबंधित हैं? क्योंकि असंगठित चट्टानें वास्तव में मिट्टियां ही होती हैं। जो असंगठित चट्टानें होती हैं वो क्या होती हैं? वास्तव में मिट्टियां होती हैं। ठीक है ना? पृथ्वी के धरातल पर चट्टानों और मिट्टियों में भिन्नता धरातलीय स्वरूप के अनुसार पाई जाती है। धरातल पर जो भी चट्टान और मिट्टियां हम देखते हैं वो कैसी हैं भाई? धरातलीय स्वरूप, है ना, के अनुसार ही मिलती हैं। वर्तमान अनुमान के अनुसार पृथ्वी की आयु लगभग 46 करोड़ वर्ष है। इतने लंबे समय में अंतर्जात और बहिर्जात बलों से अनेक परिवर्तन हुए हैं। अंतर्जात और बहिर्जात बल क्या होते हैं? अंतर्जात बल जो होते हैं वो आकस्मिक होते हैं, और बहिर्जात जो बल होते हैं वो धीरे धीरे चलते ही रहते हैं, हमेशा चलते रहते हैं।
है ना। अंतर्जात बलों में आपको क्या देखने को मिलता है? भूकंप, ज्वालामुखी, ऐसी चीजें मिल जाती हैं। बहिर्जात बलों में क्या देखने को मिलेगा आपको? अपक्षय, अपर्दन, निक्षेपण, ये वाली प्रक्रियाएं देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो कभी बंद नहीं होती, हमेशा चलती रहती हैं। ठीक है, याद रखना ये बात। चलिए, इन बलों की पृथ्वी की धरातलीय अधिस्थलीय आकृतियों की रूपरेखा निर्धारण में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये जो अंतर्जात या बहिर्जात बल होते हैं, इनसे आप पृथ्वी की धरातलीय अधिस्थलीय आकृतियों की रूपरेखा को निर्धारित कर सकते हैं। जैसे ढाल तीव्र है या मंद है, वहां पर अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण, अपर्दन का काम उसी हिसाब से होगा। अगर तीव्र ढाल है तो वहां पर अपर्दन की प्रक्रिया बड़ी तीव्र गति से होगी, अगर मंद ढाल है तो वहां पे अपर्दन की प्रक्रिया बड़ी मंद गति से होती है। ठीक है ना। आप पृथ्वी की विवर्तनिक हलचलों के विषय में भौतिक भूगोल का परिचय नामक पुस्तक में पढ़ चुके हैं। क्या आप जानते हैं करोड़ों वर्ष पहले इंडियन प्लेट भूमध्य रेखा से दक्षिण में स्थित थी? इंडियन प्लेट कहाँ थी? भूमध्य रेखा के दक्षिण में, वो भी करोड़ों साल पहले की बात है। ये हमें ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, यह आकार में काफी विशाल थी। ऑस्ट्रेलियन प्लेट इसी का हिस्सा थी, मतलब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट बोला जाता था इसको, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट बोला जाता था। दोनों को मिला, इन दोनों को मिलाकर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट बोलते थे। ठीक है, करोड़ों साल पहले का। करोड़ों वर्ष के दौरान यह प्लेट काफी हिस्सों में टूट गई। ऑस्ट्रेलियन प्लेट दक्षिण पूर्व, ये आपको याद रखना, पेपर में पूछा भी गया है। इंडियन प्लेट उत्तर दिशा में खिसकने लगी। क्या आप इंडियन प्लेट के खिसकने की विभिन्न अवस्थाओं को रेखांकित कर सकते हैं? इंडियन प्लेट का खिसकना अभी भी जारी है और इसका भारतीय उपमहाद्वीप के भौतिक पर्यावरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव भी है। भारतीय उपमहाद्वीप पर, सिर्फ भारत पर नहीं बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप पर इसका प्रभाव देख सकते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में क्या क्या शामिल, कौन कौन से देश शामिल हैं? किसी को पता है इस आप में से? भारत, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, है ना। चलिए, क्या आप इंडियन प्लेट के उत्तर में खिसकने के परिणामों का अनुमान लगा सकते हैं? हमने पहले भी आप लोगों को बता रखा है। इंडियन प्लेट का उत्तर की ओर खिसकना, यूरेशियन प्लेट का अपनी जगह पर स्थिर रहना, इन दोनों ने मिलकर टेथिस सागर को सिकोड़ दिया और टेथिस सागर के जो मलबे थे उनका ऊपर उठने के परिणाम स्वरूप ही हिमालय जैसे पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। ये हमने आपको पहले भी बता रखा है। यूरेशियन प्लेट को अंगारा लैंड भी बोलते हैं, ये भी बात हमको याद रखनी है। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप की वर्तमान भूवैज्ञानिक संरचना और इसके क्रियाशील भूआकृतिक प्रक्रम मुख्यतः अंतर्जनित और बहिर्जनित बलों, प्लेट के क्षैतिज संचरण की अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आए हैं। जो हम यहाँ पे भूआकृतिक प्रक्रम देख रहे हैं, अंतर्जनित बहिर्जनित बलों, प्लेट के क्षैतिज संचरण का परिणाम रहे हैं। ठीक है, भूवैज्ञानिक संरचना शैल समूह की भिन्नता के आधार पर भारत को 3 भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया जाता है, जो भौतिक लक्षणों पर आधारित है। यहाँ पर क्या किया गया है? जैसे प्रायद्वीपीय खंड, हिमालय, अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं, ऐसे मिला दिया गया इकट्ठा करके। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान हमने पहले जो पढ़ा था उसमें कितने प्रकार का पढ़ा था हमने? 5 या 6 प्रकार का पढ़ा था। उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर की विशाल पर्वतमाला, उत्तर की विशाल पर्वतमाला, उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय भारत, तटीय प्रदेश, है ना, मरुस्थलीय क्षेत्र, द्वीपीय क्षेत्र। इस तरीके से हमने पढ़ रखा था भारत के भूआकृतिक विभागों के बारे में। कौन से में पढ़ा था हमने? ओल्ड एनसीईआरटी वाले में हमने ये इसके बारे में पढ़ रखा है पहले भी। यहाँ पर प्रायद्वीपीय खंड, हिमालय, अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं। अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाओं में दक्षिण के भी आ जाएंगे, उत्तर के भी आ जाएंगे। जो आप देख रहे हैं पूर्वोत्तर पहाड़ियां जो हैं वो भी इसी में शामिल हो जाएंगी भाई। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, उत्तर का जो विशाल मैदान है आपका। ठीक है, प्रायद्वीपीय खंडों की बात करें तो प्रायद्वीपीय खंडों के बारे में हमने आपको पहले भी बताया है। नर्मदा नदी इसकी सीमा का निर्धारण हालांकि करती है, जो 2 भागों में विभाजित करती है। नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय खंड को 2 भागों में बांटती है। एक है नर्मदा के दक्षिण वाला हिस्सा, एक है नर्मदा के उत्तर वाला हिस्सा। नर्मदा के उत्तर वाला जो हिस्सा है वो क्या है? मध्यवर्ती उच्च भूमि जिसको बोलते हैं, जिसमें आप मालवा का पठार पढ़ते हैं, नॉर्मल है। फिर उसके बाद नर्मदा के दक्षिण वाला हिस्सा जो आप दक्कन के पठार के रूप में पढ़ते हैं, है ना। हमने पहले बता रखा है चीजें। प्रायद्वीप खंड की उत्तरी सीमा कटी फटी है। प्रायद्वीप खंड की जो उत्तरी सीमा है वो कटी फटी है, जो कच्छ से शुरू होकर अरावली पहाड़ियों के पश्चिम से गुजरती हुई दिल्ली तक और फिर यमुना गंगा नदी के समानांतर राजमहल की पहाड़ी गंगा डेल्टा तक जाती है। प्रायद्वीपीय खंड की उत्तरी सीमा आपको ये भी पता होना चाहिए, कटी फटी सी है, कच्छ से शुरू होती है, अरावली पहाड़ी के पश्चिम से होकर ये गुजरते हुए दिल्ली तक,
फिर यमुना गंगा नदी के समानांतर राजमहल की पहाड़ी गंगा डेल्टा तक ये जाती है। इसके अलावा उत्तर पूर्व में कार्बी एंगलोंग मेघालय का पठार, पश्चिम में राजस्थान भी इसी खंड का विस्तार है। कार्बी एंगलोंग जो प्रायद्वीपीय खंड है उसका विस्तार क्या क्या है, तो कार्बी एंगलोंग भी है उसी में, मेघालय का पठार उसी का हिस्सा है, और पश्चिम में राजस्थान भी इसी खंड का एक भाग है। क्या है, एक्सटेंशन है इस क्षेत्र का, प्रायद्वीपीय खंड का। ठीक है, ये जो कार्बी एंगलोंग का पठार है, ये प्रायद्वीपीय खंड का जो हिस्सा है, ये अलग हुआ किसकी वजह से, मालदा गैप। मालदा गैप के बारे में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा पहले। मालदा गैप की वजह से अलग हुआ है। कार्बी एंगलोंग पठार को क्या बोलते हैं और क्या नाम देते हैं इसको, शिलोंग का पठार भी बोलते हैं इसको, है ना। ओके। पश्चिम बंगाल में मालदा भ्रंश यहाँ पे है, उत्तर पूर्वी भाग में स्थित मेघालय कार्बी एंगलोंग पठार को छोटा नागपुर से अलग करता है। कौन, मालदा भ्रंश अलग करता है। ठीक है भाई, चलिए राजस्थान में प्रायद्वीपीय खंड मरुस्थल सदृश स्थलाकृतियों से ढका हुआ है। जो राजस्थान का एरिया है वहां पर अगर प्रायद्वीपीय खंड को देखा जाए तो मरुस्थल की जैसी स्थलाकृतियों से यह ढका हुआ है पूरी तरह से। प्रायद्वीप मुख्यतः प्राचीन नीस और ग्रेनाइट का बना हुआ है, ये आपको पेपर में भी मिल जाएगा, पेपर में आया हुआ है। प्राचीन नीस और ग्रेनाइट, नाइस भी लिखा गया है, नीस भी लिखा जाता है। कैम्ब्रियन कल्प से यह भूखंड एक कठोर खंड के रूप में खड़ा है। कैम्ब्रियन काल की बात है। अपवाद स्वरूप पश्चिमी तट समुद्र में डूबा होने, कुछ हिस्से विवर्तन क्रियाओं से परिवर्तित होने के उपरांत भी इस भूखंड के वास्तविक आधार तल पर प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा होने का ये ऊर्ध्वाधर हलचल और खंड भ्रंश से प्रभावित है। कौन सा, ये जो प्रायद्वीपीय खंड है ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा है। ठीक है, इस वजह से ये ऊर्ध्वाधर हलचल और खंड भ्रंश से प्रभावित है। आपसे पूछा भी जा सकता है प्रायद्वीप खंड हमारा ऊर्ध्वाधर हलचल और खंड भ्रंश से प्रभावित है, कारण में दे दिया जाए यह इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा है। कथन सही है, कारण भी सही है, कारण कथन की व्याख्या भी है। ठीक है, याद रखना इसे। जी सर। नर्मदा तापी महानदी की रिफ्ट घाटियां सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत के इसके उदाहरण हैं। सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत है, यहाँ पे ये भी बात याद हो गई हमको। ठीक है, नर्मदा तापी महानदी इनकी रिफ्ट घाटियां हैं, ये भी हमको याद हो गया। प्रायद्वीप में मुख्यतः अवशिष्ट पहाड़ियां, मुख्य रूप से प्रायद्वीप क्षेत्र में हमको अवशिष्ट पहाड़ियां नजर आएंगी। अवशिष्ट पहाड़ी कौन कौन सी हैं? रिक्त घाटियां मत। अवशिष्ट पहाड़ियां क्या होती हैं, जो अपने मूल भाव को छोड़ चुकी हों, मूल रूप में उपस्थित ना हो, वही है ना, जो अपक्षय अपर्दन की क्रियाओं के द्वारा कट छट गई हो, जिनमें अब हवाओं को रोकने की क्षमता नहीं है, बहुत पुरानी हो चुकी है ना। तो अरावली पर्वत आप देख सकते हैं, नल्ला मल्ला, जवादी, वेलिगोंडा, पालकोंडा श्रेणी, महेंद्रगिरी, ये सब पहाड़ियां क्या हैं, अवशिष्ट पहाड़ियां हैं। ये देख रहे हैं कि अरावली के साथ साथ नल्ला मल्ला, जवादी, वेलिकोंडा, पालकोंडा श्रेणी, महेंद्रगिरी पहाड़ी, ये सब क्या हैं, अवशिष्ट पहाड़ियां हैं। यहाँ की नदी घाटियां उथली और उनकी प्रवणता कम, ध्यान रखिएगा। भूगोल में प्रयोजनात्मक कार्य भाग 1 नामक पुस्तक से आपने प्रवणता की गणना की विधि सीखी होगी कि आप हिमालय से निकलने वाली और प्रायद्वीपीय नदियों की प्रवणता ज्ञात करके उनकी तुलना कर सकते हैं। अच्छा, हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं और जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं, इन दोनों में अगर तुलना करने का आपको बोला जाए तो आप लोग तुलना कर सकते हैं एक दूसरे से। पूर्व की ओर बहने वाली अधिकांश नदियों को जब हम पढ़ा रहे थे, अपवाह तंत्र को पढ़ा रहे थे, तो हमने एक चीज और आपको बताया था, और ये बताया था हमने, पंजाब का जो अंबाला क्षेत्र है वो नदी जल विभाजक के रूप में काम करता है। नदी जल विभाजक के रूप में काम क्यों करता है भाई? जल विभाजक, अंबाला कैंट को नदी जल विभाजक इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि अंबाला के जो पूर्व साइड की नदियां हैं वो तो बंगाल की खाड़ी में आके गिरती हैं, अंबाला के जो पश्चिम साइड की नदियां हैं वो अरब सागर में जाके गिरती हैं। ये हमने साफ साफ बताया था। पूर्व की ओर बहने वाली अधिकांश नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले डेल्टा का निर्माण करती, ये स्टेटमेंट के रूप में याद करना अपने को। अधिकांश नदियां पूर्व की ओर बहने वाली अधिकांश नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती नहीं है, उससे पहले डेल्टा बना देती हैं। अधिकांश नदियों की बात है, सभी नदियों की बात नहीं, ये भी याद रखना। जी सर। महानदी गोदावरी कृष्णा द्वारा निर्मित डेल्टा इसके उदाहरण हैं। ठीक है, महानदी गोदावरी कृष्णा
द्वारा निर्मित जो डेल्टा है वो इसके उदाहरण है। मतलब पूर्व की ओर जो ज़्यादातर नदियां बंगाल में गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, वो डेल्टा का निर्माण करती है। ज़्यादातर की बात कर रहे हैं, अभी भी अधिकांश नदियों की बात कर रहे हैं, सभी नदियों की बात हम नहीं कर रहे हैं। ये बात आपको याद रखनी है। हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं। कठोर और स्थिर प्रायद्वीपीय खंड के विपरीत हिमालय अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाओं की भूवैज्ञानिक संरचना कैसी है? तरुण भी है, दुर्बल भी है, लचीली भी है। ये पर्वत वर्तमान समय में भी बहिर्जनिक अंतर्जनित बलों की अंतरक्रियाओं से प्रभावित हैं। ये जो पर्वत आप देख रहे हैं, ये सब आज भी बहिर्जनिक और अंतर्जनित बलों की अंतरक्रियाओं से प्रभावित हैं। इसके परिणाम स्वरूप इसमें वलन, भ्रंश, छेप बनते रहते हैं। इन पर्वतों की उत्पत्ति विवर्तनिक हलचलों से जुड़ी है। तेज बहाव वाली नदियों से अपर्दित ये पर्वत अभी भी युवावस्था में विद्यमान है। गॉर्ज बनाते हैं, वी आकार की घाटी बनाते हैं, छिप्रिकाएं भी बनाते हैं, जलप्रपात। ये हालांकि जो हैं ये युवा अवस्था के प्रमाण हैं। वी आकार घाटी, गॉर्ज, छिप्रिका, जलप्रपात, ये सब क्या है? ये सब क्या है? युवावस्था के प्रमाण है। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान क्या ये? भारत का तृतीय भूवैज्ञानिक खंड सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों का मैदान है। तृतीय भूवैज्ञानिक खंड याद रखना है। मूलतः यह भू अभिनति गर्त है, भू अभिनति गर्त है, जिसका निर्माण मुख्य रूप से हिमालय पर्वतमाला निर्माण प्रक्रिया के तीसरे चरण में कब हुआ है? लगभग 6.4 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। तब से इसे हिमालय प्रायद्वीप से निकलने वाली नदियां अपने साथ लाए हुए अवसादों से पाट रही हैं। ठीक है। इन मैदानों में जलोढ़ की औसत गहराई 1000 से 2000 मीटर है। ये आपको याद। बात करेंगे भूआकृति की। किसी स्थान की भूआकृति उसकी प्रक्रिया विकास की अवस्था का परिणाम होती है। ठीक है। किसी स्थान की भूआकृति जो होती है वहाँ की संरचना, वहाँ की प्रक्रिया और विकास की अवस्था का परिणाम होती है। भारत में धरातलीय विभिन्नताएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसके उत्तर में एक बड़े क्षेत्र में उबड़ खाबड़ स्थलाकृति है। इसके उत्तर में एक बड़ा सा क्षेत्र है जो कि उबड़ खाबड़ है। इसमें हिमालय पर्वत श्रृंखला, जिसमें अनेकों चोटियां, सुंदर घाटियां, महाखड्ड भी हैं। तो जो हिमालय पर्वत है वो अपने चोटियों के लिए जाना जाता है, सुंदर सुंदर घाटियों के लिए भी जाना जाता है, महाखड्ड के लिए भी जाना जाता है। दक्षिण भारत एक स्थिर है लेकिन कटा फटा भी है। दक्षिण भारत कैसा है? स्थिर है लेकिन कटा फटा पठार है, जहां अपर्दित चट्टान खंड और कगारों की भरमार है। हिमालय अपने चोटियों के लिए, सुंदर घाटियों और महाखड्डों के लिए जहां फेमस है, वहीं दूसरी तरफ जो दक्षिण भारत है वो अपनी स्थिरता के साथ साथ कटे फटे पठारों के लिए फेमस है। कटे फटे पठारों के साथ साथ वहाँ कटे फटे जो पठार हैं उनके अलावा अपर्दित चट्टान खंड और कगार भी देखने को मिलते हैं। ठीक है। इन दोनों के बीच में उत्तर भारत का विशाल मैदान है। मोटे तौर पर भारत को निम्नलिखित भूआकृतिक खंडों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से खंड हैं? उत्तर और उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, उत्तर भारत का विशाल मैदान जो हम पहले पढ़ भी चुके हैं, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। उत्तर और उत्तर पूर्वी पर्वतमाला की बात करें तो उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला में हिमालय और उत्तर पूर्वी पहाड़ियां शामिल हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये आपको काराकोरम दिख रहा है, ये लद्दाख है, ये जास्कर है ना। इनका क्रम भी आपको पता होना चाहिए, उत्तर से दक्षिण का क्रम पता होना चाहिए। ठीक है। और अगर पश्चिम से पूर्व का क्रम देखा जाए तो काराकोरम पहले पड़ेगा, फिर आएगा जास्कर, काराकोरम पहले मिल जाएगा आपको। ठीक है। इसके बाद कैलाश श्रेणी आपको नजर आती है। कैलाश श्रेणी यहाँ पे कामेट भी है, नंदा देवी है, धौलागिरी ये रही, अन्नपूर्णा है, फिर एवरेस्ट यहाँ पे, कंचनजंगा है। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। नामचा बरवा देखें सबसे पूर्व में नजर आ रहा है। यहीं पे देखिए ये पटकाई बूम का इलाका है, नागा श्रेणी है, मिजो की श्रेणी है, ये गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ हैं। ये सब हिमालय पर्वतमाला के ही भाग हैं। ठीक है ना, ये बात हमें याद है। यहाँ पे उत्तर से दक्षिण में काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, पीर पंजाब। ठीक है ना, ये हमें याद रखना है। ठीक है, इतना यहाँ से भी याद रखने की जरूरत है। और इसमें और क्या याद रखना चाहिए हमको? ये सब पूछे गए हैं पेपर में, आए हुए हैं पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। ठीक है ना, इन सबको देखना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे देखिए नीलगिरी, अन्नामलाई है ना, और
अनायमुडी, यहाँ पे देखिए नल्ला मल्ला है, उत्तर से एक दक्षिण। कार्डनम भी होगा सर। नल्ला मल्ला है, कार्डमम। नीलगिरी है, अन्नामलाई है, अनायमुडी है, कार्डमम की पहाड़ी है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरीके से उत्तर से दक्षिण में ये आपको दिख जाएगी। ठीक है, ओके। यहाँ पे एक चीज ये देखिएगा, ये मलाईगिरी का पर्वत है, ये गहजात पहाड़ी, गहजात श्रेणी जो जिसे हम बोलते हैं। गहजात श्रेणी के उत्तर में देखेंगे तो छोटा नागपुर का पठार है। छोटा नागपुर पठार के थोड़ा सा दक्षिण पश्चिम में अगर देखते हैं तो रामगढ़ श्रेणी आपको नजर आती है। रामगढ़ श्रेणी के उत्तर पश्चिम में देखेंगे तो आपको बघेलखंड का पठार मिलेगा। बघेलखंड के थोड़ा सा दक्षिण पश्चिम में देखेंगे तो मैकाल श्रेणी नजर आती है। मैकाल श्रेणी के दक्षिण पश्चिम में देखते हैं तो महादेव की पहाड़ियां नजर आती हैं। महादेव पहाड़ी के दक्षिण में आपको अजंता, अजंता के दक्षिण पश्चिम या फिर पश्चिम में ही बोले तो सतमाला श्रेणी यहाँ पे नजर आती है। और सतमाला के दक्षिण में है कलसूबाई, कलसूबाई या फिर कसबही। बात समझे? तो इस तरीके से इनको भी हमें याद रखने की जरूरत है। यहाँ पे देख लें तो अरावली, अरावली यहाँ पर है। ठीक है, ये आपका अरावली है। अरावली के लेकिन पश्चिम में पड़ेगा गिर श्रेणी। गिर श्रेणी कहाँ है? अरावली से पश्चिम में पड़ जाएगा। ठीक है, ये बात हमें याद रखनी होगी। और इसके बाद मालवा का पठार, ये आपका मालवा का पठार है। मालवा का पठार के इधर देखिए थोड़ा सा तो विंध्य श्रेणी, विंध्य श्रेणी के जस्ट ऊपर आप देखेंगे तो बुंदेलखंड का पठार नजर आता है। बुंदेलखंड के पूर्व में आपको कैमूर श्रेणी मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है, मतलब हिमालय में जो समानांतर श्रेणियां हैं, समानांतर पर्वत श्रृंखलाएं हैं, वो बृहद, पार, मध्य और शिवालिक है। अगर भारत के उत्तर पश्चिम के भाग की बात करें तो यहाँ पर श्रेणियों की दिशा कैसी है? तो उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व की ओर है। ऐसे ही ना है, हैं? यस सर। लेकिन वही हम सिक्किम या दार्जिलिंग वाले एरिया में जाते तो ये हमको ऐसे नजर आती है ना, पूर्व पश्चिम दिशा में। ये वेस्ट, ये ईस्ट, यही है ना भाई। ये नॉर्थ वेस्ट, ये साउथ ईस्ट। पश्चिमी भाग में इस तरीके से मिलेगा। पूर्वी भाग में सिक्किम या दार्जिलिंग वाले एरिया में देखा जाए तो ऐसे मिलेगा हमें। लेकिन अरुणाचल प्रदेश से जब हम देखेंगे तो ये हमको कैसे नजर आएगा? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर घूम जाती है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर कैसे घूम रही है? इधर साउथ वेस्ट हो गया और ये नॉर्थ वेस्ट है। मतलब हिमालय में भी तीन स्थितियां देखने को मिलती हैं। उत्तर पश्चिमी भारत के अगर उत्तर पश्चिम भाग में देखेंगे तो हमको समझ में आएगा हिमालय की स्थिति कैसी है। तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व है यहाँ पर ये वाली स्थिति। सिक्किम और दार्जिलिंग वाला एरिया में देखेंगे तो हिमालय की स्थिति कैसी नजर आएगी? पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम में नजर आएगी। लेकिन यही हम इस यहाँ से आके जब देखते हैं यहाँ से, तो ऐसे कुछ करके ऐसे जाता है, फिर ऐसे करके ऐसे हो जा रहा है। मतलब ये उत्तर पश्चिम तो यहाँ पे है ही है, अरुणाचल प्रदेश है ये, और यहाँ पे आपका दक्षिण पश्चिम हो जा रहा है। चलो इस तरीके से हिमालय की हम तीन स्थितियों के बारे में भी देख सकते हैं। मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर में ये पहाड़ियां हमको कैसी नजर आती हैं? तो उत्तर दक्षिण दिशा में नजर आती हैं। मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर में, है ना। तो अरुणाचल प्रदेश में ये आपका अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, ये आपका क्या है? अरुणाचल प्रदेश आपका यहाँ तक नजर आता है, यहाँ तक है अरुणाचल प्रदेश, है ना, यहाँ तक है। तो ये भी साउथ वेस्ट है और ये नॉर्थ वेस्ट है। ठीक है, सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में ऐसी स्थिति है। लेकिन आप यही नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर में देखते हैं तो नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर वाला एरिया में देखते हैं तो इनकी स्थिति कैसी नजर आती है? सीधी सीधी है एकदम, उत्तर दक्षिण, नॉर्थ साउथ, इस तरीके की स्थिति इनकी बनी हुई है। ठीक है ना। बृहत हिमालय श्रृंखला जिसे केंद्रीय अक्षीय श्रेणी भी कहते हैं। बृहत हिमालय श्रृंखला को क्या बोलते हैं? केंद्रीय अक्षीय श्रेणी कहते हैं इसको, बृहत हिमालय को। ये पूर्व पश्चिम की लंबाई कितनी है? 2500 किलोमीटर। जो बृहत हिमालय है हमारा वो कैसा है? लंबा है। लंबाई कितनी है इसकी? 2500 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण की इसकी चौड़ाई कितनी होगी? 160 से 400 किलोमीटर। 160 से 400 किलोमीटर का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? इसका मतलब है
कहीं पर ये 160 किलोमीटर भी होगा और कहीं पर ये 400 किलोमीटर भी होगा इसकी चौड़ाई। तो कहाँ पर 160 होगा, कहाँ पर 400 किलोमीटर होगा? सर ऊपर से नीचे जाने वक्त में पतला होते चला जाता है, उत्तर से मतलब बोलेंगे उत्तर से पूरब की ओर जाने टाइम पे, तो ऊपर में मोटा अगर होना चाहिए, नीचे में। अगर आप अगर आप पूरब की साइड में देखते हैं तो पूरब की साइड में हिमालय की जो चौड़ाई है वो 160 किलोमीटर, लेकिन इसी हिमालय को अगर हम पश्चिमी क्षेत्र में देखेंगे तो इसकी चौड़ाई हमको 400 किलोमीटर मिलेगी। इसी वजह से पूर्वी क्षेत्र में जब देखा जाए तो हिमालय की ऊंचाई हमें बहुत करीब में नजर आती है, लेकिन पश्चिमी क्षेत्र में जब हम देखते हैं तो हिमालय की ऊंचाई हमको बड़ी दूर नजर आती है। सर्वोच्च बिंदु जो होता है ना हिमालय का, वो हमको बहुत दूर नजर आएगा पश्चिमी क्षेत्र में, जबकि पूर्वी क्षेत्र में वो सर्वोच्च बिंदु हमको सबसे बहुत करीब में नजर आता है, सबसे नजदीक नजर आता है। और यही स्थिति है, यही हिमालय की बनावट ही है जिसकी वजह से पूर्वोत्तर क्षेत्र में सबसे ज्यादा बारिश होती है, यही कारण है। जैसा कि मानचित्र से स्पष्ट है, हिमालय भारतीय उपमहाद्वीप मध्य पूर्वी एशिया के देशों के बीच एक मजबूत लंबी दीवार के रूप में खड़ा है। भारतीय उपमहाद्वीप की बात, भारतीय उपमहाद्वीप हम पहले भी पढ़ चुके हैं। क्या आप भारतीय उपमहाद्वीप के देशों के नाम बता सकते हो? तो बिल्कुल बता सकते भाई, हमने पढ़ रखा है। हिमालय एक प्राकृतिक रोधक ही नहीं है बल्कि जलवायु अपवाह सांस्कृतिक विभाजक भी है। प्राकृतिक विभाजक के रूप में तो है ही ये, प्राकृतिक रोधक तो है हिमालय। इसके अलावा आप देखेंगे जलवायु विभाजक के रूप में काम करता है, अपवाह विभाजक के रूप में भी काम करता है, सांस्कृतिक विभाजक के रूप में भी काम करता है। ठीक है, क्या आप दक्षिण एशिया के देशों के भू पर्यावरण पर हिमालय के प्रभाव बता सकते हैं? क्या आप दुनिया में हिमालय जैसा भू पर्यावरण विभाजक ढूंढ सकते हैं? हिमालय पर्वतमाला में भी अनेक क्षेत्रीय विभिन्नताएं हैं। उच्चावच क्षेत्रीय विभिन्नताएं इसकी कौन सी हैं? उच्चावच पर्वत श्रेणियों के संरेखण और दूसरी भू आकृतियों के आधार पर हिमालय को भी कई सारे उपखंडों में बांटा जाता है। किसके आधार पे? क्षेत्रीय विभिन्नताओं के मामले में उच्चावच पर्वत श्रेणी का संरेखण दूसरी भू आकृतियों के आधार पर। जैसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, कश्मीर हिमालय, उत्तर पश्चिमी हिमालय, हिमाचल उत्तरांचल हिमालय। संरेखण मतलब क्या होता है? तो हिमाचल उत्तरांचल हिमालय, दार्जिलिंग सिक्किम हिमालय, अरुणाचल हिमालय, पूर्वी पहाड़ियां और पर्वत, इसके 5 भाग हैं। कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय की बात करें, कश्मीर हिमालय में कई सारी पर्वत श्रेणियां देखने को मिलेंगी। कश्मीर हिमालय में ये इस पे प्रश्न पूछा गया था एग्जाम में, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल कश्मीर हिमालय का हिस्सा है। ठीक है ना। कश्मीर हिमालय का उत्तर पूर्वी भाग जो बृहत हिमालय और काराकोरम श्रेणियों के बीच में है, एक ठंडा मरुस्थल है। कश्मीर हिमालय का जो उत्तर पूर्वी भाग है बृहत हिमालय और काराकोरम के बीच में है, वो एक ठंडा मरुस्थल है कश्मीर के उत्तर पूर्वी एरिया में, है ना। उत्तर पूर्वी भाग में, कश्मीर हिमालय के उत्तर पूर्वी भाग में है, बृहत हिमालय और काराकोरम श्रेणी के बीच में है। क्या है भाई? काराकोरम श्रेणी और बृहत हिमालय के बीच में, कश्मीर हिमालय के उत्तर पूर्व में ठंडा मरुस्थल। काराकोरम श्रेणी के बृहत हिमालय पीर पंजाल के बीच में, बृहत हिमालय और पीर पंजाल के बीच में कश्मीर घाटी नजर आएगी। ये भी प्रश्न पूछा गया है। कश्मीर घाटी कहाँ पर नजर आती है? कश्मीर घाटी और डल झील तो बृहत हिमालय और पीर पंजाल के बीच में, बृहत हिमालय और पीर पंजाल के बीच में क्या है? कश्मीर घाटी। ये आपको पता रहना चाहिए, पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है। दक्षिण एशिया की महत्वपूर्ण हिमानी नदियां क्या है? यहाँ पे बाल्टोरो आप देख सकते हैं, सियाचिन देख सकते हैं। ठीक है ना। ये सब यहीं पर मिलेंगे आपको। कहाँ पर मिलेंगे? ये बृहत हिमालय और पीर पंजाल के बीच में। ठीक है। कश्मीर हिमालय करेवा के लिए बड़ा फेमस है। करेवा क्या है? इस पे प्रश्न पूछा गया है पेपर में। करेवा जाफरान की खेती के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। ठीक है। करेवा जमीन की बनावट का एक रूप है और यहाँ पर जाफरान की खेती की जाती है। जाफरान एक ऐसा मसाला है जो सबसे अधिक ऊंचाई पर उत्पादित होने वाला मसाला है। ठीक है ना। तो जाफरान की खेती के लिए करेवा बड़ा फेमस है। पेपर में प्रश्न पूछा भी गया है, जाफरान के बारे में याद रखना है। विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर, विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर उत्पादित मसाला की किस्म होती है ये केसर। बृहत हिमालय में जोजिला, पीर पंजाल में बनिहाल, जास्कर श्रेणी में फटुला, लद्दाख में खरदुंगला, ये सब महत्वपूर्ण दर्रे हैं। दर्रे कहाँ? बृहत हिमालय में कौन सा है? जोजिला है।
पीर पंजाल में बनिहाल नजर आएगा, जस्कर में फटुला नजर आएगा, लद्दाख में खरदुंगला नजर आएगा। ये सब क्या है? दर्रों के नाम हैं। सबसे महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण आलवण जल की झीलें। आलवण जल की मतलब जो मीठे जल की झीलें हैं, है ना, जो लवणीय नहीं है। डल झील है, बुलर झील है, और लवण झील झीलों में देखा जाए तो पगांग झील, सोमुरीरी, तसो मुरेरी बोलते हैं इसको, वैसे इसी क्षेत्र में पाई जाती है। जो पहाड़ में है जरूरी नहीं पहाड़ की सभी झीलें अलवणीय होंगी, लवणीय भी पाई जाती हैं। नहीं, पैगोंग झील, पैगोंग सो और सोमुरीरी, तसो ये तो मुरीरी, लद्दाख में है ना पेगोंग झील? हाँ, तो ये सब लवणीय भी हैं। ठीक है, ये बात भी हमें याद रखनी है। देखो करेवा दिया गया है। कश्मीर हिमालय में अनेक दर्रे हैं, करेवा भी है, हिमनद, चिकनी मिट्टी, दूसरे पदार्थों का हिमोड़ पर मोटी परत के रूप में जमाव। यहाँ पर देखिए जो करेवा आता है ना, वो हिमनद, चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों का हिमोड़ पर मोटी परत के रूप में जमाव है। ठीक है, सिंधु और इसकी सहायक नदियां झेलम, चिनाब इस क्षेत्र को अपवाहित करती। कौन से क्षेत्र को भाई? कश्मीर हिमालयी क्षेत्र को। कश्मीर हिमालयी क्षेत्र में ये सारी चीजें मिल रही हैं, आपको याद रखना। कश्मीर हिमालयी क्षेत्र को सिंधु के साथ साथ उसकी सहायक नदी झेलम और चिनाब भी अपवाहित करती है। कश्मीर और उत्तर पश्चिम हिमालय विलक्षण सौंदर्य और खूबसूरत दृश्य स्थलों के लिए जाना जाता है, जो कश्मीर हिमालय है। हिमालय की यही रोमांचक दृश्यावली पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र। क्या आप जानते हैं कुछ प्रसिद्ध तीर्थ स्थान जैसे वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा, चरारे शरीफ? चरारे शरीफ आपको यहीं पर मिलेगा कश्मीर हिमालय क्षेत्र में। यहाँ बहुत से तीर्थ यात्री हर साल आते हैं। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर कहाँ है? तो ये आया हुआ पेपर में, श्रीनगर आपका झेलम नदी के किनारे है, ये आपको याद रखना है। श्रीनगर में डल झील एक रोचक प्राकृतिक स्थल है, तो डल झील कहाँ है? श्रीनगर में ही है। कश्मीर घाटी में झेलम नदी युवावस्था में बहती है। जो कश्मीर घाटी में जो झेलम नदी आपकी है वो युवावस्था में बहती है, तथापि नदी स्थल रूप के विकास में प्रौढ़ावस्था में निर्मित होने वाले विशिष्ट आकृति विसर्पों का निर्माण करती है। यही कश्मीर घाटी में जो झेलम नदी बह रही है, युवावस्था के रूप में विद्यमान है, वो झेलम नदी क्या करती है? नदी स्थल के रूप में विकास करते हुए किसका? विसर्पों का विकास करती है। ठीक है ना, वो भी प्रौढ़ावस्था में निर्मित होने वाले, प्रौढ़ावस्था में निर्मित होने वाले विसर्पों का निर्माण करती है, जो कि युवावस्था के रूप में विद्यमान नदी है कश्मीर घाटी में, जिसका नाम क्या है? झेलम। ठीक है, ठीक है, तो याद रखना। क्या आप कुछ और नदी स्थलाकृति बता सकते हैं जिनका निर्माण नदी प्रौढ़ावस्था में करती है? यहाँ पे एक चीज ये देख लीजिएगा, कश्मीर घाटी में झेलम नदी का विसर्पी बहाव रोचक है। यह पूर्व समय में स्थित एक बड़ी झील के कारण है, जिसका एक हिस्सा वर्तमान डल झील है। यह बड़ी झील झेलम नदी के लिए एक स्थानीय निम्नतम आधार रही है। डल झील भी झेलम नदी से जुड़ी हुई है, ये याद रखने की जरूरत है। प्रदेश के दक्षिणी भाग में अंदर घाटियां पाई जाती हैं, जिन्हें बोलते हैं दून। कश्मीर के दक्षिण भाग में मिलती है क्या? अरे, कश्मीर के दक्षिणी भाग में अंदर घाटियां मिलती हैं, और कश्मीर घाटी के दक्षिण क्षेत्र में पाई जाने वाली अंदर घाटियों को बोला जाता है दून। इसमें आप जम्मू दून का नाम दे सकते हैं, पठानकोट दून दे सकते हैं, कोटली दून दे सकते हैं, देहरादून भी दे सकते हैं, ऐसा दे सकते हैं। हिमाचल और उत्तरांचल, उत्तराखंड, हिमालय। वैसे एक चीज याद रखना, ये कश्मीर क्षेत्र में बात हो रही है, कश्मीर के दक्षिणी क्षेत्र की बात हो रही है, उत्तराखंड एरिया में नहीं बात हो रही है, सिर्फ यहाँ की बात हुई है। अब आते हैं उत्तराखंड और हिमाचल, हिमालय वाले भाग में। यहाँ पर देखें तो हिमालय के ये हिस्सा पश्चिम में रावी नदी, पूरब में इसके कौन सी? काली नदी है। जो हिमाचल हिमालय है, इसके पूरब में रावी नदी है, और पश्चिम में रावी नदी है, और पूरब में कौन सी है? काली, जिसको घाघरा बोलते हैं, है ना। इसी को शारदा भी बोला जाता है ना। ठीक है भैया, भारत की दो मुख्य नदी तंत्र सिंधु और गंगा द्वारा अपवाहित है। इस प्रदेश के अंदर बहने वाली नदियां कौन सी हैं? अच्छा, ये जो हिमाचल, उत्तराखंड, हिमालय है, ये सिंधु और गंगा द्वारा अपवाहित है, सिंधु और गंगा नदी तंत्र के द्वारा अपवाहित है। यहाँ पे बहने वाली नदियों में रावी, व्यास, सतलज जो कि सिंधु की सहायक नदियां हैं, यमुना और घाघरा जो कि गंगा की सहायक नदियां हैं। ठीक है, ये हमें याद रखना है। हिमाचल हिमालय का सुदूर उत्तरी भाग, लद्दाख के ठंडे मरुस्थल का विस्तार। हिमाचल हिमालय का जो सुदूर उत्तरी भाग है आपका लद्दाख क्षेत्र। ठीक है, हिमाचल हिमालय का सुदूर उत्तरी भाग क्या कहलाता है? लद्दाख क्षेत्र कहलाता है। वो है लद्दाख का ठंडा मरुस्थल, और लाहौल स्पीति जिले के स्पीति उपमंडल में, लाहौल स्पीति जिले के
स्पीति उपमंडल में हिमालय की तीनों मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं बृहत हिमालय, लघु हिमालय जिन्हें हिमाचल में धौलाधार, उत्तराखंड में नागतीभा कहते हैं, उत्तर दक्षिण दिशा में फैली शिवालिक श्रेणी इस हिमालय खंड में स्थित है। कौन से हिमालय खंड में स्थित है? हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में। हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में हम क्या देख रहे हैं? तीनों हिमालय की तीनों मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं, बृहत हिमालय, लघु हिमालय। लघु हिमालय को स्थानीय नाम कई सारे दिए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में इसको बोलते हैं धौलाधार, लघु हिमालय को हिमाचल प्रदेश में बोलेंगे धौलाधार और उत्तराखंड में बोलेंगे नागटिब्बा। नागटिब्बा का नाम सुना होगा आपने, नागतीभा आप पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन नागटिब्बा के नाम सुना जरूर होगा आपने, नागटिब्बा श्रेणी। धौलाधर क्या होता है? और उत्तर दक्षिण दिशा में फैली शिवालिक श्रेणी इसी का इस भाग है। लघु हिमालय में 1000 से 2000 मीटर ऊंचाई वाले पर्वत ब्रिटिश प्रशासन के लिए मुख्य आकर्षण केंद्र रहे हैं। अच्छा, ब्रिटिश प्रशासन के लिए मुख्य आकर्षण केंद्र क्या रहे हैं? तो लघु हिमालय में जो स्थित स्थान है वो सभी इनके लिए आकर्षण केंद्र रहे हैं। यहाँ पर कुछ पर्वत नगर देख सकते हैं। लघु हिमालय श्रेणी में हम कौन कौन से पर्वत नगर देख सकते हैं? वो भी हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में। तो वहाँ पे धर्मशाला देख सकते हैं, मसूरी देख सकते हैं, कसौली देख सकते हैं, अल्मोड़ा देख सकते हैं, लैंसडाउन देख सकते हैं, रानीखेत देख सकते हैं। ये सारी चीजें आपको कहाँ मिलेंगी? हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में। शिवालिक की बात करें, शिवालिक शब्द की उत्पत्ति देहरादून के नजदीक शिवावाला में पाए जाने वाली भूगर्भिक रचनाओं से हुई। शिवालिक शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? किसी अरबी शब्द से, किसी ग्रीक शब्द से नहीं हुई है। इसकी उत्पत्ति हुई है देहरादून में एक जगह है शिवावाला, वहां पर भूगर्भिक रचनाओं से हुई है। वहां पर स्थित शिवावाला में पाए जाने वाले भूगर्भिक रचनाओं से शिवालिक नाम की उत्पत्ति हुई है। कहाँ? देहरादून के पास में। किसी समय यहाँ इंपीरियल सर्वे का मुख्यालय हुआ करता था अंग्रेजों के समय में। बाद में यह क्या हुआ? देहरादून में स्थापित कर दिया गया इंपीरियल सर्वे का मुख्यालय। इस समय देहरादून में। एक प्रश्न आपको यह भी पता चल गया। पहले कहाँ हुआ करता था? शिवालिक में, ठीक ना, सॉरी शिवावाला में। इस क्षेत्र की दो महत्वपूर्ण स्थलाकृतियां हैं, शिवालिक और दून। इस क्षेत्र में दो स्थलाकृतियां होती है, एक शिवालिक होती है, एक दून होती है। हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय क्षेत्र में आपको दो प्रकार की स्थलाकृतियां मिलेंगी, एक शिवालिक मिलेगी और दूसरा दून मिलेगी। यहाँ कुछ दून आपको महत्वपूर्ण दून है, जैसे चंडीगढ़ कालका दून, नालागढ़ दून, देहरादून हरिके दून, कोटा दून, ये सब आपको देखने को मिल जाएंगे। कोटली दून, पाटली दून, ये सब सुने हो ना? तो पाटली दून तो पहले हो गया, ये कोटली दून है, कोटा दून, ठीक है ना। ये जितने दून हमने अभी पढ़े हैं ये हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में पाए गए। अभी जो पहले हमने दो दून के बारे में पढ़ा था वो हमको कश्मीर हिमालय में मिल रहे थे, है ना। यस सर। जम्मू दून और पठानकोट दून, ये दोनों कश्मीर हिमालय में मिल रहे हैं, और हिमाचल उत्तराखंड हिमालय में ये सारे दून देखने को मिल रहे हैं। इनमें देहरादून सबसे बड़ी घाटी है, जिसकी लंबाई 35 से 45 किलोमीटर, चौड़ाई 22 से 25 किलोमीटर है। इतना याद करने की जरूरत नहीं है। बृहत हिमालय की घाटियों में भोटिया प्रजाति के लोग रहते हैं। अब यहाँ पे भोटिया जनजाति पाई जाती है। भोटिया और भूटिया, इन दोनों में अंतर एक है। सिक्किम में सर, भोटिया सिक्किम में। हाँ, तो दोनों में अंतर है, आपको पता होना चाहिए भाई। तो भोटिया समुदाय कैसा है भाई? खाना बदोश लोग हैं। ग्रीष्म काल में बुग्याल, बुग्याल मतलब ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान में चले जाते हैं। जब गर्मी का मौसम आता है तो ऊंचाई पर स्थित घास के मैदानों में चले जाते हैं, जिसको बोलते हैं बुग्याल। बुग्याल शब्द याद रखना, पूछा गया है। और शरद ऋतु में क्या होता है, फिर से वापस घाटी में लौट आते हैं, ठीक है। प्रसिद्ध फूलों की घाटी भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगी। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, ये सब इसी इलाके में नजर आएंगे। हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय क्षेत्र में नजर आएंगे। इस क्षेत्र में 5 प्रसिद्ध प्रयाग, पंच प्रयाग जिसको बोलते हैं, पंच प्रयाग अलग है और पंजनद अलग है। पंजनद और पंच प्रयाग, ये दोनों अलग अंतर अलग, क्या है सर दोनों में? ठीक है, जिनका विवरण इस पुस्तक अध्याय 3 में दिया गया। अच्छा, अभी नहीं, तीसरे चैप्टर में देखा जाएगा, ठीक है। क्या आप कुछ अन्य प्रयागों के नाम बता सकते हैं? प्रयागराज भी तो है जो भारत के अन्य भागों में स्थित है। तीसरा है दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, ठीक है। इसके पश्चिम में नेपाल है। दार्जिलिंग और सिक्किम के पश्चिम में देखेंगे तो नेपाल है, और पूर्व में क्या है? भूटान हिमालय है। एक छोटा है लेकिन हिमालय का बहुत महत्वपूर्ण भाग है ये। यहाँ तेज बहाव वाली तीस्ता नदी आपको देखने को मिल जाएगी दार्जिलिंग सिक्किम क्षेत्र में।
कंचनजंगा जैसी ऊंची पर्वत श्रेणी भी मिल जाएगी। गहरी घाटियां भी देखने को यहाँ पे मिल जाती हैं। ऊंचे शिखरों पर लेप्चा जनजाति पाई जाती है। यहाँ पर कहाँ पे पाई जाती है लेप्चा जनजाति? दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय क्षेत्र में। ये भी सिक्किम में पाई जाती है। दक्षिणी भाग में विशेषकर दार्जिलिंग हिमालय में मिश्रित जनसंख्या पाई जाती है। और जो मिश्रित जनसंख्या है इसमें क्या क्या मिलेगा? नेपाली मिलेगा, बंगाली मिलेगा, मध्य भारत की जनजातियां भी यहाँ पर पाई जाती हैं। ठीक है, यहाँ की प्राकृतिक दशा कैसी है? प्राकृतिक दशाओं की अगर बात की जाए तो यहाँ पे मध्यम ढाल, गहरी जीवाश्म युक्त मिट्टी मिलती है, संपूर्ण वर्ष वर्षा का होना। मंद शीत ऋतु का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने क्या किया? यहाँ पर चाय के बागान लगाए। बात समझ आई? बात समझ आई? जी सर। ठीक है। बाकी हिमालय से यह क्षेत्र भिन्न है क्योंकि यहाँ दुआर स्थलाकृतियां पाई जाती हैं। दुआर स्थलाकृतियां कहाँ पर मिल जाएंगी आपको? सिक्किम मतलब और सर? दार्जिलिंग हिमालय क्षेत्र में। दुआर स्थलाकृतियां कहाँ मिलेंगी? सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालय क्षेत्र में, जिनका उपयोग किया जाता है चाय बागानों के लिए। सिक्किम और द्वार आकृतियां क्या होगी? रमणीय सौंदर्य, चाय बागान लगाए सिक्किम दार्जिलिंग हिमालय अपने रमणीय सौंदर्य, वनस्पति जात, प्राणी जात, आर्किड आर्किड के लिए बड़ा फेमस है ये वाला एरिया। ये जाना जाता है दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय। ठीक है। अरुणाचल हिमालय की बात करें, ये पर्वत क्षेत्र भूटान हिमालय से लेकर पूरब में डिफू दर्रा तक पाया जाता है। भूटान हिमालय से पूरब में डिफू दर्रा तक फैला पड़ा है अरुणाचल हिमालय। इसकी सामान्य दिशा दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व है। दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व इसकी सामान्य दिशा है। इस क्षेत्र की मुख्य चोटियों में क्या क्या देखेंगे? कांगतू देख सकते हैं, नामचा बरवा देख सकते हैं। मुख्य चोटी पर्वत श्रेणियां उत्तर से दक्षिण दिशा में तेज बहती हुई गहरे गौज बनाने वाली नदियों द्वारा विच्छेदित हो जाती। विच्छेदित मतलब होता है कट फट गई हैं। याद रखना, ये पर्वत श्रेणियां उत्तर से दक्षिण दिशा में तेज बहती हुई और गहरे गौज बनाने वाली नदियों द्वारा विच्छेदित। नामचा बरवा को पार करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी एक गहरे गौज बनाती है। कामेंग, सुबनसिरी, सर? दिहांग, दिसांग, दिबांग, लोहित इस क्षेत्र की प्रमुख नदियां हैं। कामेंग, सुबनसिरी, दिहांग, दिबांग, लोहित, है ना, बूढ़ी दिहांग भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। सर गॉर्ज क्या है? याद रखना 12 नदियां हैं भाई। जो कौन कौन सी नदियां हैं यहाँ पे? कामेंग, सुमनसिरी, दिहांग, दिसांग, दो दिबांग, लोहित, बूढ़े दिहांग, धनसिरी, धनसिरी को भी बोल सकते हैं, धनसिरी भी है। ये सब नदियां यहाँ मिलेंगी। और ये सब क्या है? 12 नदियां हैं। बहुत से जलप्रपात भी हैं, इसलिए यहाँ जल विद्युत उत्पादन की क्षमता काफी है। जल विद्युत उत्पादन क्षमता कहाँ पे सबसे ज्यादा है? अरुणाचल हिमालय क्षेत्र में। अरुणाचल हिमालय की एक मुख्य विशेषता क्या है कि यहाँ बहुत सी जनजातियां पाई जाती है। इस क्षेत्र में पश्चिम से पूर्व में बसी कुछ जनजातियां इस प्रकार की। पश्चिम से पूर्व में कौन कौन सी जनजातियां बसी हैं? तो मनपा यहाँ पे पाई जाती है, अबोर पाई जाती है, मिसमी है, निसी है, नागा है। ये जनजातियां यहाँ मिलती हैं। इनमें से ज्यादातर जनजातियां झूम खेती करती है, जिसे स्थानांतरी स्लैश और बर्न खेती के रूप में जाना जाता है। झूम को क्या क्या बोलते हैं? स्थानांतरित कृषि बोलते हैं, स्लैश एंड बर्न कृषि भी कहते हैं इसको। यह क्षेत्र जैव विविधता में धनी है, जिसका संरक्षण देशज समुदायों ने किया। यहाँ जो जैव विविधता पाई जाती है उसका संरक्षण देशज समुदायों द्वारा किया गया। उबड़ खाबड़ स्थलाकृति के कारण यहाँ पर विभिन्न घाटियों के बीच परिवहन जुड़ाव लगभग नाम मात्र का है। इसीलिए अरुणाचल असम सीमा पर स्थित द्वार क्षेत्र से होकर ही यहाँ कारोबार किया जा सकता है। ठीक है ना। अरुणाचल असम सीमा पर जो द्वार क्षेत्र है वहीं से होकर कारोबार किया जाता है। अब बात करें पूर्वी पहाड़ियां और पर्वत। हिमालय पर्वत के इस भाग में पहाड़ियों की दिशा उत्तर से दक्षिण है। कैसे है? उत्तर से दक्षिण है। पहाड़ियां विभिन्न स्थानीय नामों से भी जानी जाती है। उत्तर में आप देखेंगे तो पटकाई बूम नजर आएगी, नागा पहाड़ी नजर आएगी, मणिपुर पहाड़ी नजर आएगी। मणिपुर में होगी तो मणिपुर पहाड़ी, है ना। नागालैंड में है तो नागा पहाड़ी, है ना। दक्षिण में आपको मिजो दिखेगा, मिजोरम में लुसाई। ये सब पहाड़ियां हैं यहाँ पे, स्थानीय नाम है। यह एक नीची पहाड़ियों का क्षेत्र जहाँ अनेक जनजातियां झूम खेती स्थानांतरित सर अब रोक दीजिए ना, बारिश हो रही है। तो झूम खेती ये लोग करते हैं। ज्यादातर पहाड़ियां छोटे बड़े नदी नालों द्वारा अलग होती। बराक मणिपुर मिजोरम की एक मुख्य नदी है। ठीक है, तो ये याद रखना। मणिपुर घाटी के बाद एक झील है जिसे बोलते हैं लोकटक। अब लोकटक झील के बारे में क्या पता होना चाहिए? लोकटक में एक कैबुल लामजाओ पार्क है, जो कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है, जो अपने संघाई हिरण, बार्किंग हिरन या फिर डांसिंग डियर के लिए फेमस है ना। वो क्या बोले थे? संघाई हिरन, यस सर। संघाई हिरन बोल रहे थे। वो बार्किंग यस वाला, सर, हाँ, बार्किंग नहीं, डांसिंग डियर। डांसिंग डियर है।
ठीक है। ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर फुमड़ी पाई जाती है इस झील में। उस फुमड़ी पर जब वो खड़ा हुआ नजर होता है तो वो फुमड़ी जैसे जैसे ऊपर नीचे होती रहती है वो उसी के हिसाब से हिलता डुलता रहता है, तो हमको लगता है वो नाच रहा है उसी पे, ऐसे, ठीक है ना। तो इसीलिए उसको डांसिंग डियर बोला जाता है, याद रखना। लोकटक झील ये चारों ओर से पहाड़ियों से घिरी हुई है। मिजोरम जिसे हम मोलेसिस बेसिन, ये पेपर में आया हुआ है, मिजोरम जिसे हम मोलेसिस बेसिन कहते हैं, ये क्या है, मृदुल और असंगठित चट्टानों से बना हुआ क्षेत्र है। मिजोरम में एक ऐसा क्षेत्र, मिजोरम का वह क्षेत्र जो मृदुल और असंगठित चट्टानों से बना हुआ है, उसको हम मोलेसिस बेसिन बोलते हैं, ठीक है। मोलेसिस बेसिन भी आपको पता चल गया आज। इसके अलावा नागालैंड में बहने वाली ज्यादातर नदियां ब्रह्मपुत्र की सहायक है, ये बात आपको याद रखनी चाहिए। मिजोरम और मणिपुर की दो नदियां, कौन सी, मिजोरम और मणिपुर की दो नदियां हैं बराक, और उसकी सहायक नदी है मेघना। दो नदियां बराक नदी की सहायक नदियां हैं, जो मेघना नदी की भी सहायक है, मतलब बराक मेघना, ठीक है। मणिपुर के पूर्वी भाग में बराक की भी कुछ सहायक नदियां हैं जो मेघना की सहायक नदियां हैं। पूर्वी मणिपुर के पूर्वी भाग में बहने वाली नदियां चिंदविन, मणिपुर के पूर्वी भाग में बहती है नदी जिसका नाम है चिंदविन, इसकी सहायक नदियां हैं जो कि म्यांमार में बहने वाली इरावदी नदी की एक सहायक नदी। चिंदविन जो है ना, इरावदी की सहायक है, तो चिंदविन भी अपने मणिपुर में बह रही है, ठीक है। अब यहीं तक रोकते हैं। एक एक में उत्तरी भारत का मैदान, ये क्लास 11th की ज्योग्राफी है, भारत भौतिक पर्यावरण, चैप्टर है सेकंड, ठीक है। उत्तरी भारत का मैदान सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बहाकर लाए गए जलोढ़ निक्षेप से बना है ना, ठीक है। इस मैदान की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई 3200 किलोमीटर, इसकी औसत चौड़ाई, लंबाई है 3200 किलोमीटर, औसत चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर। जलोढ़ निक्षेप की अधिकतम गहराई है 1000 से 2000 मीटर। जलोढ़ निक्षेप की अधिकतम गहराई है 1000 से 2000 मीटर। उत्तर से दक्षिण दिशा में इन मैदानों को 3 भागों में बांटते हैं। उत्तर से दक्षिण इसे 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन सा, भाबर, तराई और जलोढ़। ये कैसे है भाई, अब इसमें अगर देखा जाए, मान लीजिए ये शिवालिक श्रेणी हो गई, शिवालिक श्रेणी हिमालय, ये शिवालिक श्रेणी है, इससे जो लगा हुआ एरिया होना चाहिए, मतलब ये पहला हिस्सा क्या है, ये भाबर का क्षेत्र है, ठीक है ना। उत्तर से दक्षिण में, ये बात हमें याद रखनी, उत्तर का जो विशाल मैदान है उसके 3 भाग हैं, उत्तर से दक्षिण, उनका क्रम भी है, भाबर, तराई, जलोढ़। भाबर क्षेत्र में क्या होता है, इस क्षेत्र में, ये तो भाबर है, और इस क्षेत्र में नदियां क्या होती हैं, विलुप्त हो जाती हैं। ये वाला हिस्सा आता है तराई का, जहां पर नदियां वापस आ जाती हैं, वापस दिखने लगती हैं, और बाकी तो एक है जलोढ़ मैदान है। जलोढ़ मैदान जो आपका है, ये जलोढ़ मैदान, इसको 2 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन सा है, खादर नवीन जलोढ़ और पुरानी जलोढ़, या फिर बांगर और खादर। खादर मतलब नवीन जलोढ़, बांगर मतलब पुरानी जलोढ़। पुरानी जलोढ़ का मतलब जहाँ पर बाढ़ का पानी साल दर साल नहीं पहुँच पाता है, वहाँ पर नमी धारण करने की क्षमता कम होती है, उनकी उर्वरता शक्ति भी कम होती है, उर्वरा शक्ति भी उनकी कम होती है। वो होते हैं कौन से, बांगर क्षेत्र, पुरानी जलोढ़ मिट्टियाँ हैं वो। लेकिन जो नवीन जलोढ़ मिट्टी है, उनकी नमी धारण करने की क्षमता भी अच्छी खासी बरकरार रहती है, उपजाऊ भी होती हैं। वहाँ पर साल दर साल बाढ़ का पानी पहुँचता रहता है, और ये जो बाढ़ का पानी है साल दर साल सिल्ट के निक्षेपों को निक्षेपित करता रहता है। बात समझ आई। अब इसमें सवाल ये है, ये पेपर में पाया प्रश्न पूछा भी गया है, जैसे आप देखिए जलोढ़ मैदान 2 भागों में बटे हैं। भाबर, जो भाबर वाला एरिया है
उसकी चौड़ाई है 8 से 10 किलोमीटर। 8 से 10 किलोमीटर भाबर की चौड़ाई है। यह शिवालिक गिरिपाद के समानांतर फैली हुई है। शिवालिक गिरिपाद का मतलब ये है, शिवालिक पर्वत के बिल्कुल पैर के पास में एकदम बराबर में लगी हुई फैली पड़ी है। इसकी चौड़ाई 8 से 10 किलोमीटर है। चौड़ाई की बात हो रही है, याद रखना। उसके परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत श्रेणियों से बाहर निकलती नदियां यहां पर भारी जलभार जैसे बड़े शैल गोलाश्म जमा कर देती हैं। भाबर क्षेत्र में क्या होता है, जो हिमालय पर्वत श्रेणी से बाहर निकलती हुई नदियां होती हैं वो भाबर क्षेत्र में पहुंचने के बाद भारी जलभार या फिर बोलो तो बड़े शैल और गोलाश्म को जमा कर देती हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये नदियां इसी में विलुप्त हो जाती हैं। चलो, तो ये हमें याद रखना है, कभी कभी नदियां विलुप्त होती हैं। और भाबर के दक्षिण में जो ये वाला एरिया है वो है तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र की जो चौड़ाई है वो है 10 से 20 किलोमीटर। 10 से 20 तराई क्षेत्र जो शिवालिक के गिरिपद मतलब शिवालिक श्रेणी के पैर के पास में लगा हुआ एरिया है, उसके दक्षिण वाला जो भाग दिखता है 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के दक्षिणी भाग वाला एरिया, वो है आपका कौन सा, तराई क्षेत्र है। ठीक है। भाबर क्षेत्र में जो नदियां विलुप्त हुई रहती हैं वो तराई क्षेत्र में पहुंचने के बाद धरातल पर फिर से दिखने लगती हैं, प्रकट हो जाती हैं, क्योंकि इसकी निश्चित वाहिकाएं नहीं होती हैं। कहाँ पे नहीं होती हैं? नदियों की निश्चित वाहिकाएं जहां नहीं होती वो एरिया है आपका तराई क्षेत्र। और ये क्षेत्र जो होता है ना वो एक अनूप के रूप में तैयार रहता है, अनूप बन जाता है, जिसे हम तराई भी कहते हैं। यह क्षेत्र प्राकृतिक वनस्पति से ढका रहता है और ये विभिन्न प्रकार के वन्य प्राणियों का घर होता है। ठीक है ना। इस तराई क्षेत्र में ये चीजें हमको विशेष रूप से देखने को मिलती हैं। तराई के दक्षिण में मैदान है। तराई के दक्षिण में जो पुराने और नए जलोढ़ से बना होने के कारण बांगर और खादर कहलाता। पुराने और नए जलोढ़ से बने होने के कारण इसको बांगर और खादर कहते हैं। याद रखना, बांगर और खादर होने के नाते इसको पुराने और नवीन जलोढ़ के रूप में नहीं जाना जाता है, बल्कि पुराने और नवीन जलोढ़ के बने होने के कारण इसे बांगर और खादर कहा जाता है। नहीं समझे? कथन कारण के रूप में भी समझ के रखो इसे, कि अगर ये है कि कथन के रूप में कहा जाए कि तराई के दक्षिण में स्थित मैदान को बांगर और खादर कहा जाता है, कारण दे दिया जाए कि यह मैदान पुराने और नवीन जलोढ़ से बना हुआ है, तो कथन कारण दोनों सही भी हैं, कारण कथन की व्याख्या भी देगा। लेकिन अगर ऐसे हो जाए कि तराई के दक्षिण में स्थापित मैदान या स्थित मैदान पुराना और नए जलोढ़ वाला मैदान है, कारण में दे दिया जाए यह बांगर और खादर मैदान है, तो कारण गलत तो नहीं है, क्योंकि बांगर खादर तो उसको बोलते हैं, लेकिन व्याख्या नहीं है। ठीक है। लेकिन हाँ, ये बात याद रखना, इस मैदान में नदी की प्रौढ़ावस्था में बनने वाली अपर्दन निक्षेपण स्थलाकृतियां देखने को मिलती हैं इसी मैदानी क्षेत्र में। ठीक है। तराई के बाद वाला जो एरिया है यहीं पर हमको क्या देखने को मिलेगा, प्रौढ़ावस्था में, नदी की प्रौढ़ावस्था में बनने वाली अपर्दनी और निक्षेपण स्थलाकृतियां, जैसे बालू रोधिका मिलेगी, विसर्प मिलेंगे, गोखुर झील मिलेगी, गुम्फित नदियां देखने को मिलेंगी हमको। गुम्फित नदी ऐसे। ठीक है। ब्रह्मपुत्र घाटी का मैदान नदी, द्वीप और बालू रोधिकाओं की उपस्थिति के लिए जो ब्रह्मपुत्र घाटी का मैदान है वो किस लिए जाना जाता है, ये नदी द्वीप के लिए और बालू रोधिका के लिए। यहाँ ज्यादातर क्षेत्र में समय समय पर बाढ़ आती रहती है, नदियां अपना रास्ता बदलकर गुम्फित वाहिकाएं बनाती रहती हैं। ठीक है ना। गुम्फित वाहिकाएं बनाती रहती हैं, समय समय पर बाढ़ आने की वजह से नदियां अपना रास्ता बदलती हैं, गुम्फित वाहिका बनाती हैं। उत्तर भारत के मैदान में बहने वाली विशाल नदियां अपने मुहाने पर विश्व के बड़े बड़े डेल्टाओं का निर्माण करती हैं। सामान्य तौर पर एक सपाट मैदान जिसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई 50 से 100 मीटर है। सामान्य तौर पर सपाट मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 50 से 100 सेंटीमीटर। हरियाणा दिल्ली राज्य सिंधु और गंगा नदी तंत्र के बीच एक जल विभाजक है। कौन? हरियाणा और दिल्ली।
ये किसके किसके बीच जल विभाजक है? गंगा और सिंधु के बीच में, हरियाणा और दिल्ली की बात है। चलो, ओके। परंतु बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी अपनी घाटी में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती है, उत्तर पूर्व से निकलती है, दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती है। परंतु बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले धुबरी के पास यह नदी दक्षिण की ओर 90 डिग्री मुड़ जाती है। ठीक है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती है, ऐसे ना बह रही है। नामचा बरवा से जब ये प्रवेश लेती है, भारत में घुसती है, तो कैसे? यहाँ से ऐसे करती है, ऐसे फिर ऐसे हो जाती है, ऐसे तो आ रही है बेचारी, ऐसे आती है, फिर ऐसे करके ऐसे घूमती है, और ऐसे फिर चलती है, और यहाँ पहुँच के फिर ऐसे एकदम गिरती है कहे। हालांकि इतना सीधा नहीं आ रही, इतनी सीधी हम समझिए जितनी सीधी हम बता रहे हैं, ऐसे ऐसे चलती है, ऐसे ऐसे। ठीक है, ये मैदान उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बने हैं, या जहाँ कई प्रकार की फसल जैसे क्या क्या गेहूं, चावल, गन्ना, जूट, ये सब उगाया जाता है। मतलब यहाँ का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। सर्वाधिक सिर्फ भारत में नहीं है, पूरे विश्व की सबसे घनी बसी आबादी आपको यहीं पर देखने को मिलेगी, पूरे विश्व की। ये फैक्ट है, ठीक ना। नदियों के मैदान से 150 मीटर ऊंचाई से ऊपर उठता हुआ प्रायद्वीपीय पठार तिकोने आकार वाला कटा फटा भूखंड है। प्रायद्वीपीय पठार कैसा? तिकोना आकार वाला है और कटा फटा भूखंड है। ऊंचाई इसकी देखेंगे तो ये 600 से 900 मीटर है, ये आपको याद रखना चाहिए। उत्तर पश्चिम में दिल्ली, प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम में क्या है? दिल्ली है। कटक, कटक मतलब अरावली विस्तार जिसको बोलते हैं। पूर्व में क्या? राजमहल पहाड़ी है, पश्चिम में गिर पहाड़ी और दक्षिण में इलायची, कार्डमम पहाड़ियां तथा प्रायद्वीपीय पठार की सीमाएं निर्धारित करती हैं। अगर हम इसको प्रायद्वीपीय पठार मान लेते हैं, अगर हम इसे प्रायद्वीपीय पठार मान लें, ये प्रायद्वीपीय पठार मानना क्या यही है, भी ऐसा ही है ना। अब देखिए, इसके उत्तर पश्चिम कौन सा एरिया? ये वाला नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में क्या दिखेगा? दिल्ली दिखेगा। दिल्ली आपका हो गया, यहाँ पे दिल्ली मिल गया। उत्तर पश्चिम में दिल्ली और कटक भी यहीं पर है। अरावली का विस्तार, ये अरावली ऐसे नहीं है, ऐसे अरावली फैली पड़ी है, याद रखना। इसके बाद पूरब में देखा जाए तो राजमहल पहाड़ी नजर आएगी, राजमहल नजर आएगी। पश्चिम में देखेंगे तो गिर पहाड़ी ये गुजरात वाला एरिया, ये यहाँ पे गिर। दक्षिण में यहाँ पर देखा जाए तो कार्डमम नजर आएगी, जिसको इलायची की पहाड़ी कहा जाता है। ये सब इसकी सीमाएं निर्धारित करती हैं, ठीक ना। और राजमहल पहाड़ी कहाँ पे दिख रही है? ये दिख रही है, और इसी राजमहल पहाड़ी के उत्तर से होते हुए गंगा नदी बह रही है, ठीक है। उत्तर पूर्व में शिलांग, शिलांग मतलब मेघालय, उत्तर पूर्व में शिलांग मेघालय। कार्बी एंगलोंग पठार भी इसी का विस्तार है। हमने पहले भी बात किया है, जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र का जो पठार है, जो मेघालय का पठार है, जो कार्बी एंगलोंग का पठार है, जो शिलांग का पठार है, ये आपका दक्षिण का जो प्रायद्वीपीय पठार है उसी का हिस्सा है, उसी का एक भाग है, जो मालदा भ्रंश की वजह से, मालदा भ्रंश के माध्यम से अलग हुआ है ना। प्रायद्वीपीय भारत अनेक पठारों से मिलकर बना है। प्रायद्वीपीय पठार में कई सारे पठार देखने को मिलेंगे। इसमें देखेंगे तो आपको हजारीबाग पठार नजर आएगा, हजारीबाग पठार, पलामू पठार, रांची पठार, मालवा पठार, कोयम्बटूर पठार, कर्नाटक का पठार, कई सारे पठार हैं जो प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण करते हैं। ये भारत के प्राचीनतम और स्थिर भूभाग में से एक है, पहले भी पढ़ चुके हैं। प्राचीनतम है, स्थिर है, तिकोना है, पठार है, ये वाली पहाड़ी तो वो वाली पहाड़ी भी, ये सब पहले पढ़ चुके हैं। सामान्य तौर पर प्रायद्वीप की ऊंचाई पश्चिम से पूर्व कम होती जाती है। प्रायद्वीप की जो ऊंचाई है वो पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती जाती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जिस प्रायद्वीपीय क्षेत्र का जो ढाल है वो कैसा है? पश्चिम से पूर्व की ओर, ऐसे। ये पश्चिम है, ये पूर्व है, तो ऐसे होगा, ऐसे ही। अब ऐसे ढाल नहीं है, ये ना सोच लेना कहते इतना तगड़ा ढाल है, क्या लगता है ना, हिसाब से है, ताकि आदमी सोए तो फिर ऐसे नहीं कि लुढ़क के फिर गिर पड़े जमीन के नीचे, तो अपने बिस्तर से नीचे आ जाए, नहीं, ऐसा नहीं है, हिसाब से है ना, ठीक है ना। तो ढाल भी कितना है हिसाब में भाई, ताकि आदमी जहाँ सो रहा वहीं पे उठ पाए।
पश्चिमी घाट में सोए, पश्चिमी घाट में ना पूर्वी घाट में ना जाने पाए। ठीक है, तो ढाल है कुल मिला के, ये हमें याद रखने की जरूरत है, जिसका प्रमाण यहाँ की नदियों के बहाव की दिशा को भी क्या करता है, मिलता है, से भी मिलता है। प्रायद्वीपीय पठार की कुछ नदियों के नाम बताएं जो बंगाल की खाड़ी, अरब सागर में गिरती हैं। कुछ शिलाकृतियों के नाम भी बताएं जो पूर्व की ओर प्रवाहित नदियों से संबंधित हैं, परंतु पश्चिम दिशा में बहने वाली नदियों से संबंधित नहीं है। पूर्व की ओर जो नदियां बह रही हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं, जाहिर सी बात है। जो पश्चिम की ओर नदियां बह रही वो ऐसा कर ही नहीं पाती, वो एस्चुअरी बनाती हैं, है ना भाई। चलो, परंतु पश्चिम दिशा में बहने नदियों से संबंधित नहीं। इस क्षेत्र की मुख्य प्राकृतिक स्थलाकृतियों में, इस क्षेत्र की प्रमुख प्राकृतिक स्थलाकृतियों में हम क्या देखते हैं, टॉर, टॉर, ब्लॉक पर्वत, भ्रंश घाटी, पर्वत स्कंध, नग्न चट्टान संरचना, टेकरी जिसको हम हिमौकी बोलते पहाड़ी श्रृंखला, और क्वार्टजाइट भित्तियां, ये सब यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं, जो प्राकृतिक जल संग्रह के स्थल भी हैं। मतलब यहाँ पर जो प्राकृतिक स्थलाकृतियां पाई जाती हैं वो क्या है भाई, वो सब प्राकृतिक जल संग्रह के स्थल भी हैं, है ना। इतना भी हमें याद रखना पड़ेगा। इस पठार के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भाग में मुख्य रूप से काली मिट्टी पाई जाती है। पठार के जो पश्चिमी हिस्सा है और जो उत्तरी पश्चिमी हिस्सा है, यहाँ पर आपको काली मिट्टी मिल जाएगी। प्रायद्वीपीय पठार के अनेक हिस्से भू उत्थान, निमज्जन, भ्रंश, विभंग, निर्माण प्रक्रिया के अनेक पुनरावर्ती दौर से गुजरे हुए हैं। ये जो प्रायद्वीपीय पठार है इसका कई सारा हिस्सा भू उत्थान, भू उत्थान मतलब जमीन उठ गई, निमज्जन मतलब कहीं जमीन धंस गई, भ्रंश, विभंग, निर्माण प्रक्रिया के कई सारे पुनरावर्ती दौर से गुजरे पड़े हैं। भीमा भ्रंश भीमा भ्रंश यहाँ पर एक है, इसका उल्लेख कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो ध्यान रखना है, भीमा भ्रंश का उल्लेख यहाँ पर कर सकते हैं क्योंकि वहां पर बार बार भूकंपीय हलचलें होती रहती हैं भीमा भ्रंश में। ठीक है, अपनी पुनरावर्ती भूकंपीय क्रियाओं की क्षेत्रीय विभिन्नता के कारण ही प्रायद्वीपीय पठार पर धरातलीय विविधताएं पाई जाती हैं। यहाँ पर पुनरावर्ती भूकंपीय प्रक्रियाओं की क्षेत्रीय विभिन्नता के कारण प्रायद्वीपीय पठार पर धरातलीय विविधता पाई जाती है। इस पठार के उत्तर पश्चिमी भाग में नदी खड्ड, महाखड्ड इसके धरातल को जटिल बनाते हैं। चंबल, भिंड, मुरैना ये सब खड्ड हैं। क्या है, ये सब खड्ड के उदाहरण हैं। ठीक है, महाखड्ड क्या है, चंबल बेसिन। मुख्य उच्चावच लक्षणों के अनुसार प्रायद्वीपीय पठार को 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन सा भाग है भाई, एक तो दक्कन का पठार है, दूसरा मध्य उच्च भूभाग है, तीसरा उत्तर पूर्वी पठार है। सब अपने में अलग अलग विशेषताएं लिए घूम रहे हैं। दक्कन का पठार, इसके पश्चिम में पश्चिमी घाट, पूर्व में पूर्वी घाट, उत्तर में सतपुड़ा। ठीक है, दक्कन पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट है, पूर्व में पूर्वी घाट है, उत्तर में सतपुड़ा, मैकाल महादेव की पहाड़ी नजर आएगी। पश्चिमी घाट को स्थानीय तौर पर क्या क्या नाम दिया जाता है, तो महाराष्ट्र में इसको सह्याद्री बोलते हैं, कर्नाटक तमिलनाडु है, कर्नाटक तमिलनाडु में नीलगिरी बोलते हैं, केरल में अनामलाई, इलायची, कार्डमम की पहाड़ी कहा जाता है। इसके अलग अलग नाम है। ठीक है, पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। तो हिमालय का एक दूसरा कुछ ऐसे द्री करके नाम है, वो कौन सा नाम है भाई, हिमाद्री। ठीक है ना, मतलब सह्याद्री बोलते हैं, ध्यान रखना है। पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट ऊंचे और अविरत हैं। अविरत का मतलब कहीं पर कटा फटा नहीं है। ये पश्चिमी घाट को पार करना है तो हमें दर्रों के सहारे जाना पड़ेगा। थाल घाट, घोर घाट, पाल घाट, घोर घाट, यस सर। है ना, इनके माध्यम से हम पश्चिमी घाट को पार कर सकते हैं। तो जो पश्चिमी घाट है कैसा है भाई, ऊंचा है पूर्वी घाट की अपेक्षा। अगर पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई देखोगे ना तो इसकी औसत ऊंचाई हमको करीब मिलेगी 1600 मीटर। 1600 मीटर औसत ऊंचाई है। अगर पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई देखेंगे तो 900 मीटर मिलेगी हमको। ध्यान रखना, यह देखो यहाँ पे इनकी औसत ऊंचाई लगभग 1500, ये 1600 मीटर है। पुरानी वाली एनसीईआरटी में यहाँ पे इन्होंने 1500 दे रखा, जो कि उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ती भी जाती है। उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है और दक्षिण से उत्तर की ओर कम होती जाती है ऊंचाई। तो प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, अनायमुडी है। ये सबको पहले से भी पता रहा होगा, जो पश्चिमी घाट की अन्नामलाई पहाड़ी में। अनायमुडी जो है ना, ये अन्नामलाई पहाड़ी में स्थित है। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेट्टा, है ना,
ये नीलगिरी पहाड़ी में है। तो डोडा बेट्टा पड़ती है नीलगिरी में, अनायमुडी पड़ती है अन्नामलाई में। ज्यादातर प्रायद्वीपीय नदियों की उत्पत्ति पश्चिमी घाट से है। ज्यादातर जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं उनकी उत्पत्ति पश्चिमी घाट से। ज्यादातर शब्द याद रखना है। पूर्वी घाट कैसा है? अविरत नहीं है। अविरत नहीं मतलब कटा फटा है भाई। ये जो नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं, उन्होंने क्या किया? पश्चिमी घाट को काट रखा है ना। चलो ध्यान रखना। तो अविरत नहीं है, पहली बात तो ये याद रखना है। गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी ये अपर्दित, इनके द्वारा ये क्षेत्र अपर्दित है। यहाँ की कुछ मुख्य श्रेणियां जैसे जवादी की पहाड़ी है, पालकोंडा है, नल्ला मल्ला है, महेंद्रगिरी है। ये पहाड़ियां, महेंद्रगिरी जो है ना सबसे उत्तरी छोर पे मिलेगी, पूर्वी घाट के उड़ीसा क्षेत्र में मिलेगी आपको ये महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट के सबसे ठीक है भाई, तो हमें याद रखना है ये अविरत नहीं है। महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी नदियों द्वारा अपर्दित है। यहाँ पे पहाड़ियां देखेंगे, जवादी, पलकंडा, नल्लामल्ला, महेंद्रगिरी, ये सब श्रेणियां हैं। पूर्वी और पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ियों में आपस में मिलते हैं। नीलगिरी जो पहाड़ी है और पूर्वी पश्चिमी घाट को एक साथ जोड़ती भी है, याद रखना। मध्य उच्च भूभाग ये कहाँ मिलेगा? ये नर्मदा के उत्तर वाला हिस्सा है। पश्चिम में अरावली पर्वत इसकी सीमा बनाते हैं। पश्चिम में अरावली पर्वत है। इसके दक्षिण में आप देखेंगे सतपुड़ा उच्छिष्ट पठार की श्रेणियों से बना है। उच्छिष्ट पठार की श्रेणी उठे हुए पठारों की से बनी हुई श्रेणी है। सतपुड़ा जो कि दक्षिण में है, मध्य उच्च भूभाग के, और इनकी समुद्र से औसत ऊंचाई है 600 से 900 मीटर। दक्कन पठार की उत्तरी सीमा बनाते हैं कौन? मध्य उच्च भूभाग। मध्य उच्च भूभाग दक्कन पठार की उत्तरी सीमा बनाते हैं। अवशिष्ट पर्वतों के उत्कृष्ट उदाहरण हैं जो कि काफी हद तक अपर्दित हैं। अवशिष्ट पर्वत हैं, काफी हद तक अपर्दित हैं। श्रृंखला टूटी हुई है। प्रायद्वीपीय पठार के इस भाग का विस्तार आपको जैसलमेर तक मिलेगा। प्रायद्वीपीय पठार के इस भाग मतलब मध्य उच्च भूभाग की बात हो रही है, जहां यह अंतर्ग रेत के टिब्बो चापाकार बर्फान रेतीले टिब्बों से ढका हुआ है। ठीक है ना, ये हमें याद रखना है। ठीक है ना। यहाँ अनुदैर्ध रेत क्या मतलब है? हाँ, ऐसे कुछ आपने कभी देखा होगा ऐसे करके। अच्छा, ध्यान रखना है। अब अपने भूगर्भीय इतिहास में क्षेत्र कायांत्रित प्रक्रियाओं से गुजर चुका है, कायांत्रित प्रक्रियाओं से गुजरा है, और कायांत्रित चट्टान जैसे यहाँ पे संगमरमर, स्लेट, नाइस की उपस्थिति विद्यमान है यहाँ पे। ठीक है, कायांत्रित चट्टान के रूप में यहाँ पे क्या मिलता है? संगमरमर, स्लेट, नाइस प्राप्त होता है। समुद्र तल से मध्य उच्च भूभाग की ऊंचाई 700 से 1000 मीटर के बीच है। उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा में इसकी ऊंचाई कम होती जाती है। उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा में इसकी ऊंचाई कम होती चली जाती है। मध्य उच्च भूभाग की बात हो रही है। 700 से 1000 मीटर औसत ऊंचाई है इसकी। यमुना की अधिकतर सहायक नदियां विंध्याचल कैमूर श्रेणियों से निकलती है। यमुना की जितनी भी सहायक नदियां हैं, ज्यादातर नदियां कहाँ से निकलती हैं? विंध्याचल और कैमूर की श्रेणी से निकल रही होती हैं। जैसे आप यहाँ पर बनास नदी देख सकते हैं। बनास चंबल की मुख्य सहायक नदी है। बनास किसकी सहायक है? वो भी मुख्य सहायक, चंबल की मुख्य सहायक नदी है जो पश्चिम में अरावली से निकलती है। बनास चंबल की सहायक है, और चंबल क्योंकि यमुना की सहायक है इस वजह से इसका नाम लिया जा रहा है। और ये बनास नदी कहाँ से निकलती है? अरावली श्रेणी से निकलती है। मध्य उच्च भूभाग का पूर्वी विस्तार राजमहल की पहाड़ी तक है, जिसके दक्षिण में स्थित छोटा नागपुर पठार खनिज पदार्थों का भंडार भी है। ठीक है ना, ज्यादा टाइम हो जाएगा। उत्तर पूर्व पठार देखेंगे। वास्तव में ये प्रायद्वीपीय पठार का ही एक विस्तारित भाग है। और ये माना जाता है कि हिमालय उत्पत्ति के समय इंडियन प्लेट के उत्तर पूर्व दिशा में खिसकने के कारण राजमहल पहाड़ी और मेघालय के पठार के बीच भ्रंश घाटी बनने से यह अलग हो गया था। अलग कब हुआ था? जब हिमालय की उत्पत्ति हो रही थी और इंडियन प्लेट उत्तर पूर्व की ओर खिसकने लग गई थी। उसी दौर में क्या हुआ? राजमहल पहाड़ी और मेघालय के पठार के बीच में एक भ्रंश का निर्माण हो गया। उसी भ्रंश के चलते ये जो आपका मेघालय का पठार है वो प्रायद्वीपीय पठार से हटा है। ठीक है, बाद में यह नदी द्वारा जमा किए जलोढ़ द्वारा पाट दिया गया। पहले तो ऐसे बना, फिर उसके बाद पाट दिया गया। आज मेघालय
कार्बी एंगलोंग पठार इसी कारण से मुख्य प्रायद्वीपीय पठार से अलग दिख रहे हैं। ठीक है ना। इसमें आवास करने वाली जनजातियों के नाम के आधार पर मेघालय के पठार को 3 भागों में बांट सकते हैं: गारो पहाड़ी, खासी, जयंतिया, है ना, जयंतिया पहाड़ी। आसाम की कार्बी एंगलोंग पहाड़ियां भी इसी का विस्तार है। मतलब गारो, खासी, जयंतिया यहाँ पाई जाती हैं, जनजातियां हैं ये, ठीक है, और पहाड़ियों के नाम। छोटा नागपुर के पठार की तरह मेघालय के पठार भी क्या हैं? कोयला, लोहा, सिलिमेनाइट, चूने के पत्थर, यूरेनियम जैसे खनिज पदार्थों का भंडार है। इस क्षेत्र में अधिकतर वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। यहाँ पर सबसे ज्यादा वर्षा किससे होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है ना, याद रखना। परिणाम स्वरूप मेघालय का पठार एक अति अपर्दित भूतल है, ये हमको याद रखना चाहिए। चेरापूंजी नग्न चट्टानों से ढका स्थल है और यहाँ वनस्पति लगभग नहीं के बराबर है। चेरापूंजी नग्न चट्टान से ढका है, यहाँ पर वनस्पति बिल्कुल नहीं के बराबर। बात करें भारतीय मरुस्थल की, विशाल भारतीय मरुस्थल अरावली पहाड़ी से उत्तर पूर्व में स्थित है। अरावली पहाड़ी के उत्तर पूर्व में स्थित है। यह एक उबड़ खाबड़ भूतल है जिस पर बहुत से अंदैर्घ्य रेतीले टीले बरखान मिलते हैं। ये उबड़ खाबड़ है और उबड़ खाबड़ होने के नाते यहाँ पर आपको क्या, ठीक है, अंदैर्घ्य रेतीले टीले यहाँ पर पाए जाते हैं और बरखान मिलते हैं। वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 150 मिलीमीटर से कम होती है भारतीय मरुस्थल में। परिणाम स्वरूप एक शुष्क और वनस्पति रहित क्षेत्र है। मतलब ये शुष्क और वनस्पति रहित क्षेत्र होने का कारण क्या है? बारिश का कम होना। इन्हीं स्थलाकृतियों के गुणों के कारण इसको मरुस्थली के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि मेसोजोइक काल में यह क्षेत्र समुद्र का हिस्सा था और इसकी पुष्टि आकल में स्थित काष्ठ जीवन पार्क में उपलब्ध परमाणु और जैसलमेर के निकट ब्रह्मसर के आसपास के समुद्री निक्षेपों से होती है। ये समुद्री भाग था। इस बात की पुष्टि हमें 2 चीजों से हो जाती है, ठीक है। यद्यपि इस क्षेत्र की भूगर्भिक चट्टान संरचना प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है, तथापि अत्यंत शुष्क दशाओं के कारण इसकी धरातलीय आकृतियां भौतिक अपक्षय पवन क्रिया द्वारा निर्मित है। यहाँ की प्रमुख स्थलाकृतियां स्थानांतरित रेतीले टीले, छत्रक चट्टान, मरुद्यान, याद रखना है मरुद्यान यहीं पर पाए जाते हैं। कहाँ पे? मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, है ना। यहाँ पर स्थानांतरित रेतीले टीले भी मिलते हैं, छत्रक चट्टान भी मिलेगी। ढाल के आधार पर मरुस्थल को 2 भागों में बांटते हैं। एक तो है सिंध की ओर ढाल वाला उत्तरी भाग और दूसरा कच्छ के रण की ओर ढाल वाला दक्षिणी भाग। ये 2 ढाल के आधार पर मरुस्थल क्षेत्र को 2 भागों में बांटा गया है। यहाँ की अधिकतर नदियां अल्पकालिक हैं। मरुस्थल के दक्षिण भाग में बहने वाली लूनी नदी महत्वपूर्ण है। मरुस्थल के दक्षिण भाग में बह रही अपनी लूनी नदी, ये याद रखना। अल्प वृष्टि और बहुत अधिक वाष्पीकरण की वजह से इस प्रदेश में हमेशा जल का घाटा रहता है। कुछ नदियां तो थोड़ी दूरी तय करने के बाद ही मरुस्थल में लुप्त हो जाती हैं। यह अंतःस्थलीय अफवाह का उदाहरण है। अंतःस्थलीय अफवाह क्या होता है? एक ऐसी स्थलाकृति, एक ऐसा अपवाह क्षेत्र जहां पर नदियां जाकर विलीन हो जाती हैं या मिल जाती हैं, या फिर थोड़ी दूरी तय करने के बाद नदियां वहां पे जाकर लुप्त हो जाती हैं, ठीक है ना। वही आपका क्या है? अंतःस्थलीय अफवाह है। यहाँ पर नदियां झील और प्लाया में मिल जाती हैं। इन प्लाया झीलों का जल खारा होता है जिससे नमक भी बनाया जाता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल आप सांभर झील का दे सकते हैं। ठीक है। तटीय मैदान की बात करें, आप पहले पढ़ चुके, भारत की तटरेखा बहुत लंबी है। बहुत लंबी कितनी है? कुल भारत की तटरेखा कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। लेकिन मुख्य भारत की तटरेखा कितनी है भाई? 6100, है ना, यही थे। 2 भाग इनके, एक तो पश्चिमी तटीय मैदान और दूसरा पूर्वी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदानों के उदाहरण है। तो जलमग्न तटीय मैदान कौन सा है? तो पश्चिमी तटीय मैदान है।
ऐसा विश्वास है कि पौराणिक शहर द्वारका, जो किसी समय पश्चिमी तट पर मुख्य भूमि पर स्थित था, अब वो पानी में डूबा हुआ है। जलमग्न होने के कारण पश्चिमी तटीय मैदान एक संकीर्ण पट्टी मात्र है। जलमग्न है तो पश्चिमी तटीय मैदान कैसा है? एक संकीर्ण पट्टी मात्र है, और पत्तनों तथा बंदरगाहों के विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियां भी प्रदान करता है। यहाँ पर स्थित प्राकृतिक बंदरगाहों में आप कांडला, मझगांव, जेएलएन नावा सेवा, मरमा गांव, मैंगलोर, कोचीन, ये सब क्या हैं? ये सब प्राकृतिक बंदरगाह हैं। और प्राकृतिक बंदरगाह आपको ज्यादातर कहाँ मिलेंगे? पश्चिमी घाट में मिलेंगे। पश्चिमी घाट में क्यों मिलेंगे? क्योंकि यहाँ का जो एरिया है वो जलमग्न है, और जलमग्न होने के कारण ये क्षेत्र कैसा हो गया है? एक सकरा सा, बात समझे? एक संकीर्ण पट्टी जैसा दिखता है, इस वजह से ऐसा है। उत्तर में गुजरात तट से दक्षिण में केरल तक फैले पश्चिमी तटीय मैदान को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे गुजरात का कच्छ, काठियावाड़ तट, महाराष्ट्र का कोंकण तट, गोवा का तट गोवा तट है, कर्नाटक केरल के क्रमशः मालाबार तट है। कर्नाटक और केरल में कौन सा तट है? मालाबार। पश्चिमी तटीय मैदान मध्य में संकीर्ण है। पश्चिमी तटीय मैदान मध्य में संकीर्ण, परंतु उत्तर और दक्षिण में चौड़े होते जाते हैं। मतलब बीच वाला एरिया, मान लीजिए ये आपका पश्चिमी तट है, पश्चिमी तटीय मैदान है, ये वाला हिस्सा सकरा हो जाए, बाकी ये दोनों मजबूत, ठीक है, फैले से हो, चौड़े से हो। इस तटीय मैदान में बहने वाली नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं। इस तरफ जो नदियां बहती है वो डेल्टा नहीं बनाती हैं। और मालाबार तट की विशेष स्थलाकृति है कयाल। मालाबार तट की विशेष स्थलाकृति को बोलते हैं कयाल। कयाल मतलब बैक वाटर्स, जिसे मछली पकड़ने और अंतःस्थलीय नौकायन के लिए प्रयोग किया जाता है। जो बैक वाटर्स हैं, जो कयाल हैं, इनका यूज किस में किया जाता है? मनोरंजन के मामले में, अंतःस्थलीय नौकायन के मामले में, मछली पकड़ने के मामले में। पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण केंद्र। केरल में हर वर्ष प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी वलाम-कली नौका दौड़ का आयोजन कहाँ होता है? पुन्नामदा कयाल में होता है, ठीक ना? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में पूर्वी तटीय मैदान चौड़ा है। पूर्वी तटीय मैदान हम पहले भी बताए हैं कि चौड़ा है ना? एक तो यहाँ पर यह पता चला कि पूर्वी तटीय मैदान चौड़ा है, दूसरा यह पता चला ये उभरा हुआ है, तीसरा यह पता चला कि पूर्व की ओर बहने वाली बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां यहाँ पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। उन नदियों के नाम भी हमें पता चल गए, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियां हैं, ठीक है। और उभरा तट होने के कारण यहाँ पर पत्तन और पोताश्रय कम है, ये बात की भी जानकारी हो गई। यहाँ पर महाद्वीपीय शेल्फ की चौड़ाई कितनी है? 500 किलोमीटर। यहाँ पत्तन और पोताश्रय का विकास मुश्किल है ना? लंबा चौड़ा एरिया है। सर सेल्फ अच्छा, मतलब सर महाद्वीपीय शेल्फ का क्या मतलब हुआ? जैसे जमीन वाला मामला है ना, जैसे पश्चिमी तट पे आप देखेंगे ना, तो देखेंगे आप समुद्र दिख रहा है सीधे सीधे, महासागरीय स्थल आपको दिख रहा है सीधे सीधे। लेकिन जब आप इस उड़ीसा के तट पे, आंध्रा, इनके तट पे जब आप पहुंचते हैं तो आप देखेंगे ना, एक लंबा चौड़ा एरिया नजर आएगा, ऐसे ही बीच के रूप, फैला हुआ सर। हाँ, फैला हुआ, वही महाद्वीपीय शेल्फ है। अब बात करेंगे द्वीप समूह के। अच्छा, पूर्वी तट के कुछ पत्तनों के नाम बताओ। तो पारादीप है ना, विशाखापत्तनम है ना भाई, मद्रास, कलकत्ता, ये सब क्या है? बंदरगाह ही तो हैं। द्वीप समूहों की बात करें, 2 द्वीप समूह है भारत में, एक तो बंगाल की खाड़ी में है, दूसरा अरब सागर में है। बंगाल की खाड़ी में करीब 572 द्वीप हैं। ये द्वीप 6 डिग्री उत्तर से 14 डिग्री उत्तर, 92 डिग्री पूर्व से 94 डिग्री पूर्व के बीच में स्थित हैं। 6 नॉर्थ से 14 नॉर्थ, 92 पूर्व से 94 पूर्व के बीच में। ओके। रीची द्वीप समूह, रीची, लबरिंथ द्वीप समूह, यहाँ के 2 प्रमुख द्वीप समूह हैं। ये कहाँ की बात हो रही है? बंगाल की खाड़ी की बात हो रही है। बंगाल की खाड़ी के द्वीपों को 2 श्रेणियों में बांटा जाता है। एक चीज याद रखना, रीची द्वीप समूह और लबरिंथ, ये दोनों कहाँ दिख रहे हैं आपको? बंगाल की खाड़ी में। वैसे बंगाल की खाड़ी में भी 2 द्वीप हैं। कौन कौन से? उत्तर में अंडमान है और दक्षिण में निकोबार है। ये द्वीप समुद्र में जलमग्न पर्वतों का हिस्सा है, आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। ये द्वीप समूह जलमग्न पर्वतों का हिस्सा, कुछ छोटे द्वीपों की उत्पत्ति ज्वालामुखी से भी जुड़ी है। बैरन आइलैंड भारत का एकमात्र जीवंत ज्वालामुखी है।
ये कहाँ पे है? निकोबार द्वीप समूह में है। बैरन कहाँ है? निकोबार, वैसे अंडमान निकोबार में, लेकिन आप निकोबार समझेंगे। ये द्वीप असंगठित कैसे बना है? ये द्वीप असंगठित कंकड़, पत्थर, गोलाश्म का बना हुआ है। यहाँ पर पर्वत चोटियों के बारे में देख लिया जाए तो यहाँ पर पर्वत चोटी कौन कौन? सैडल चोटी है, सैडल पीक, ये पहले बता चुके हैं हम आपको। उत्तरी अंडमान में है 738 मीटर। माउंट डियाडोली है जो कि मध्य अंडमान में है 515 मीटर। माउंट कोयोब है दक्षिणी अंडमान में 460 मीटर। माउंट थ्रिलर ग्रेट निकोबार में 642 मीटर। ये सारे जो हैं ये पर्वत चोटियां हैं, ठीक है ना। कहाँ पर किसकी अवस्थिति है वो सर हमें गोलाश्म क्या होता है? पश्चिमी तट के साथ कुछ प्रवाल निक्षेप और खूबसूरत पुलिन है। प्रवाल निक्षेप कहाँ पे देखने को मिले? पश्चिमी तट के साथ में खूबसूरत पुलिन। यहाँ स्थित द्वीपों पर संवहनीय वर्षा होती है। जो पश्चिमी तट के साथ स्थित द्वीप है वहाँ पर संवहनीय वर्षा होती है। भूमध्य रेखीय प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। और बात हो रही लक्षद्वीप समूह की। अरब सागर के द्वीपों में लक्षद्वीप मिनिकॉय शामिल हैं। ये द्वीप 80 डिग्री उत्तर से हैं, 8 डिग्री उत्तर से है, ठीक है। 8 होगा सर। हाँ, 8 डिग्री उत्तर से 12 डिग्री उत्तर और 71 पूरब से 74 पूरब के बीच में है। ये केरल तट से 280 किलोमीटर दूर है, 280 से 480 किलोमीटर दूर है। पूरा द्वीप समूह किससे बना हुआ है? प्रवाल निक्षेप से बना है। यहाँ पर 36 द्वीप देखने को मिलते हैं। इनमें से 11 पर ही मानव आवास है। और यहाँ का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो कौन सा है? मिनिकॉय। मिनिकॉय सबसे बड़ा है जिसका एरिया है 453 वर्ग किलोमीटर। तो दूसरा सबसे बड़ा यहाँ का द्वीप कौन सा है भाई? एंडरॉथ, है ना, एंडरॉथ, ठीक है, ये याद रखो। पूरा द्वीप समूह 10 डिग्री चैनल द्वारा 2 भागों में बटा हुआ है। ये पूछा जाता है पेपर में तो आपको पता होना चाहिए। उत्तर में अमीन द्वीप, दक्षिण में कन्नानोर। उत्तर में अमीन द्वीप है और दक्षिण में कन्नानोर है। इस द्वीप समूह पर तूफान निर्मित पुलिन है जिस पर अबद्ध गुटिकाएं, सिगिल, गोलाश्मिकाएं, गोलाश्म पूर्वी समुद्र तट पर पाए जाते हैं, ठीक है। ये चैप्टर आपका हो गया समाप्त। इसमें देखिए प्रश्न दिया गया, करेवा भूआकृति कहाँ पाई जाती भाई? कश्मीर हिमालय क्षेत्र में, है ना। किस राज्य में जी, लोकटक झील है? कश्मीर होगा सर। जी सर। लोकटक झील मणिपुर में है। अंडमान निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? अंडमान निकोबार को अंडमान सागर, ठीक है। हाँ, याद रखना। डोडा बेट्टा चोटी कौन सी पहाड़ी श्रृंखला में है? डोडा बेट्टा किसमें है? नीलगिरी में। जी सर। वेरी गुड, नीलगिरी। ठीक है। तो ये आपका चैप्टर हो गया समाप्त भाई, ठीक है।